अच्छा जी, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Jazakallah khair, everyone, for showing up, for coming to attend this session on parenting. So let me start right away. Normally when I start a presentation on any topic, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं लोगों को पहले थोड़ा सेंसिटाइज कराऊं उस टॉपिक की अहमियत के हवाले से. So I usually present some statistics, some issues going on either nationally or globally. लेकिन मैंने नोट ये किया है कि पेरेंटिंग के लिए ऐसा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए कि ऑलमोस्ट तमाम लोग जो कि कुछ थोड़ी भी सोच रखते हैं वो पहले से बहुत अच्छे तरीके से सेंसिटाइज्ड हैं टूवर्ड्स द इश्यूज ऑफ पेरेंटिंग, टूवर्ड्स हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़. और वो असल में इसीलिए आते हैं ताकि शेयर कर सकें, सीख सकें, एक तबादला ख्याल हो सके इस चीज़ के ऊपर के हमने इसको कैसे लेकर चलना है. तो मैं अपना थोड़ा सा पहले क्विक सा एक इंट्रोडक्शन दे दूं. तो मैं बहरिया यूनिवर्सिटी में सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर हूं और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के शोबे से मैं वाबस्ता हूं. एफिलिएटेड रिसर्चर भी हूँ यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी नेदरलैंड्स में. और मेरी जो पीएचडी का एरिया है वो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है, टेक्नोलॉजी पॉलिसी है. मैंने मास्टर्स एमएस जो है वो जर्मनी से किया था, हैम्बर्ग से 2001 में. मैंने एमबीए भी वहीं से टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में किया और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं कुछ अच्छी कंपनीज के अंदर वहाँ पे काम करूँ. और उस टाइम के दौरान काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स लेने का और ट्रेनिंग्स देने का भी मुझे मौका मिला. पाकिस्तान आने के बाद फिर मैंने काफ़ी सारे इदारों में ट्रेनिंग्स दी और काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स को पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से भी मदद की. जिस तरह हर इस तदरीस के शोबे से वाबस्ता शख्स की कुछ पब्लिकेशंस होती हैं, उसी तरह मेरी भी कुछ पब्लिकेशंस हैं और कुछ थीसिस सुपरवाइज किए होते हैं, वैसा ही है. मुझे थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप का एक शौक भी रहा बहुत शुरू से, तो कुछ कंपनीज बनाने का मौका मिला. और तकरीबन 2018 में कुरान की अरबी से वाबस्ता हुए उसी सिलसिले में जब मेरी टीचिंग सर्टिफिकेशन हो रही थी, तो डॉक्टर फ़हीम हाशमी साहब जो हैं वो मेरे उसमें मेंटोर थे, मुरब्बी थे, एग्जामिनर थे. तो वहीं से मैं इनको फिर जानता भी हूँ. और इसी तरीके से मे बी अनदर थिंग विच मेक्स मी सूटेबल फॉर दिस डिस्कशन, नॉट दी ओनली थिंग बट वन थिंग, इसके मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ और मेरे 6 बच्चे हैं, 3 उसमें से बेटियां हैं और 3 बेटे हैं. तो अब सबसे पहला सवाल जो लोगों के जहनों में आता है, ये आता है जब भी whenever they think of parenting, what comes to their mind is tips and tactics and best practices and tricks somehow to deal with their children. तो मैं पहले से बता दूं कि this workshop is not about any of that. तो वाकई यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा नहीं ख्याल कि मेरी तमाम स्लाइड्स में, तमाम मॉड्यूल्स में कहीं पे भी ये लिखा है कि आपने एक बच्चे के फलाने प्रॉब्लम को कैसे हल करना है. तो इट्स नॉट अबाउट दैट. इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपको ये समझ नहीं आएगी कि आपने ऐसा कैसे करना है, बल्कि पॉइंट ये कि वी इक्विप यू विद द नॉलेज एंड द विजडम कि आप फिर इंडिविजुअल सिचुएशंस को जो कि बहुत आपकी पर्सनल और आपके लिए यूनिक होंगी कि आपने उनको कैसे डील करना. और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक जो टिप्स होती हैं और ट्रिक्स होती हैं और टेक्टिक्स होती हैं, उनके मुकाबले में अगर हम एक फ्रेमवर्क की बात करें, और हम यहाँ पे एक फ्रेमवर्क की बात करें पेरेंटिंग के, तो एक फ्रेमवर्क जो है वो बड़ा प्रिंसिपल्ड होता है और वो बड़ा टाइमलेस होता है और वो हर सिचुएशन में आपको मदद देता है. और अगेन जैसा मैंने कहा, वो आपको इक्विप करता है कि आपने एक सिचुएशन के साथ कैसे डील करना है, ना कि एक कलेक्शन ऑफ टिप्स हो जिसको कि आप देख रहे हैं कि अच्छा आपने कैसे किया था और मैं भी ऐसे करता हूँ और आपका नतीजा ये आया था, मेरा नतीजा तो फर्क आ गया. ऐसी ऐसी वो चीज़ नहीं है. एंड वी नो कि पेरेंटिंग जो है वो एक कलेक्शन ऑफ टिप्स नहीं हो सकती है. तो मैं कुछ चीज़ें अच्छा, ये जो पूरी की पूरी हमारी प्रेजेंटेशन है, दिस इज एन इंट्रोडक्टरी सेशन और इसी सेशन के ऊपर हमने 10 मॉड्यूल्स का एक कोर्स डेवलप किया हुआ है और वो इस वक्त ऑनलाइन जो है ना वो चल भी रहा है. तो यहाँ पे जाहिर है कि मैं चीज़ों को थोड़ा सा तेजी से देखूंगा. इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल. तो अगर हम देखें कि फ़र्क क्या होता है, तो आपकी जो टिप्स है ना वो बड़ी आर्बिट्ररी होती है. यानी आप एक दिन कोई एक तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ अरसे बाद आप कुछ और तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो वेल ग्राउंडेड इन सम प्रिंसिपल्स या वेल एंकर्ड इन सम प्रिंसिपल्स नहीं होते. और हम सब नोट करते हैं कि बच्चे बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को नोट भी कर लेते हैं. उनको पता चलता है कि पहले तो अब्बू ने ये कहा था, पहले तो अम्मी ने खुद ऐसे किया था और अब जो है ना ऐसा हो रहा है.
तो क्योंकि वो प्रिंसिपल्स नहीं होते इसलिए हमें इस किस्म की चीजें नजर आती हैं। एंड सेम इज ट्रू विद अदर डायमेंशंस के आपके टिप्स जो है बड़े शॉर्ट टर्म होते हैं, आपका अगर एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होगा तो वो लॉन्ग टर्म होगा। आपकी जो है ना आप वहाँ पे टेक्टिक्स के साथ डील कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप एक स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं अपना एक विजन के को ज़हन में रखते हुए। ये थोड़े से टिप्स वगैरह जो है थोड़े शैलो होते हैं, यहाँ पे आपने बड़ा इन डेप्थ सोचा होता है। इसी तरीके से ये एडहॉकिज्म का शिकार होते हैं और वहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जिस स्ट्रक्चर के अंदर आप तमाम सिचुएशंस को प्लेस कर सकते हैं। और ऐसा ही है कि ये बड़े बेसिक से होते हैं और ये होलिस्टिक होते हैं। सो लेट मी गिव मी यू जस्ट वन एग्जांपल फ्रॉम माय मेन मॉड्यूल। अगर हम बेसिक और होलिस्टिक की बात करें तो आप देखते होंगे कि पेरेंट्स जो हैं वो अक्सर अपनी पेरेंटिंग में किसी एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आजकल वो चीज क्या है जिस पे शायद तमाम पेरेंट्स का फोकस है, एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसपे कि सब पेरेंट्स का फोकस है। और यूजुअली ये होलिस्टिक ना होने का मतलब ये है कि एट द एक्सपेंस ऑफ एजुकेशन पेरेंट्स बहुत सारी और चीजों को कुर्बान कर देते हैं। सो कभी कभी बच्चों की जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, दीन से उनका जो ताल्लुक है वो कुर्बान हो रहा है, कभी कभी उनके सोशल स्किल्स कुर्बान हो रहे हैं, कभी कभी उनकी फिजिकल हेल्थ कुर्बान हो रही है, क्योंकि आप कहते हैं जी इन चीजों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, इसको छोड़ें, हमने जो करना है या प्रायोरिटी इसकी नहीं है, ये बाद में भी हो जाएगा। ये बच्चा पहले किसी तरीके से ओ लेवल कर ले, फिर किसी तरीके से ए लेवल कर ले, फिर किसी तरीके से यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाए, फिर किसी तरीके से जॉब मिल जाए, ये सारी चीजें रखी होती हैं और हम सोचते हैं कि चलें बाकी चीजों को डिले किया जा सकता है। तो दैट्स नॉट अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच एंड दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि इसके नुकसानात जो हैं वो बहुत जल्द इस सफर के दौरान ही देखने को भी मिल जाते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस कोर्स की क्या यूनिकनेस है। तो सबसे पहली यूनिकनेस जो कि लोग नोट भी करते हैं और पूछते भी हैं वो तो इसका नाम है। तो इसका जो नाम है, दिस इज नॉट सम मार्केटिंग गिमिक कि मैंने जो है ना इसको इन्फिनिट इसलिए कहा कि मे बी दैट वर्ड इज वेरी इन, नहीं ऐसा नहीं है। देयर इज अ वेरी कंक्रीट रीजन। और उन रीजंस के अंदर जो सबसे पहला रीजन है जिसके साथ सारे बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं वो ये है कि, या अगर मैं इसको ऐसे फ्रेज करूं कि जब हम इन्फिनिटनेस की बात कर रहे हैं तो हमारी क्या मुराद है, किस चीज की इन्फिनिटनेस। तो हमारी इन तमाम चीजों की इन्फिनिटनेस मुराद है, यानी हमारी आखिरत की इन्फिनिटनेस, यानी जो जन्नत जहन्नम जो जिंदगी के बाद की जिंदगी है वो ना खत्म होने वाली जिंदगी है। तो मैं उसको इशारा कर रहा हूँ, एग्जैक्टली कैसे वो मैं बताऊंगा, लेकिन हम उसकी तरफ इशारा करें। मैं माइंडसेट की इन्फिनिटनेस की बात कर रहा हूँ। एंड अगेन दिस इज अ वेरी डिटेल्ड डिस्कशन, लेकिन मैं इतना बता दूं कि जो इन्फिनिट माइंडसेट है, तो जो इन्फिनिट माइंडेड लोग होते हैं जो इस माइंडसेट को लेकर चलते हैं, उनका फोकस कभी भी मेट्रिक्स के ऊपर नहीं होता। अगर मैं मिसाल दूं तो स्कूली की मिसाल ले लें तो उनका फोकस ग्रेड्स के ऊपर नहीं है, क्लास के ऊपर नहीं है, उनका इस टेस्ट के ऊपर नहीं है, क्विज के नंबरों के ऊपर नहीं है। तो फिर किस चीज के ऊपर फोकस है? उनका लर्निंग के ऊपर, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कि भाई बच्चे ने पहले से बेहतर परफॉर्म करना शुरू किया, पहले से बेहतर उसकी लर्निंग हुई, पहले से ज्यादा शौक हुआ उसको कि नहीं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ infinite mindset. So the infiniteness of the mindset, then the infiniteness of opportunities. आप एग्री करेंगे कि आज से पहले हमारे जमाने में शायद अगर हम अगेन एजुकेशन की मिसाल ले लें तो दो ही शोबे होते थे, तो कहते थे जी बस इंजीनियरिंग और मेडिकल है। लेकिन आप जानते हैं कि शायद इंजीनियरिंग और मेडिकल पीछे रह गए। मैं खुद इंजीनियरिंग के शोबे से वाबस्ता हूँ, खुद मैंने इंजीनियरिंग की, और जिस इंजीनियरिंग का एक टाइम पे मेरिट जो है शायद मेडिकल से भी ज्यादा था, उसका कोई मेरिट ही नहीं रह गया। और आपको पता है कि और बहुत सारी फील्ड्स आ गई, कंप्यूटर साइंस आ गई है, एआई आ गई है, डाटा साइंस आ गई है, और बहुत कुछ आ गया, बायो इंजीनियरिंग आई है, बायो मेडिकल साइंसेज। तो अपॉर्चुनिटीज, हर किस्म की अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो इन्फिनिट है हमारे बच्चों के लिए, अगर हम इसको ऐसे देखें। इसी तरीके से जो रिवॉर्ड्स एक अच्छी पेरेंटिंग के आपको मिल सकते हैं, हम जानते हैं वो भी इन्फिनिट है। हमारे बच्चे दे कैन बिकम एनीथिंग, दे कुड बी व्हाटएवर वी एनविजन फॉर देम, वो शायद उससे भी आगे जा सकते हैं। तो हमारा काम जो है ना बस इस बीज को, इस पौधे की देखभाल करना, इसको पानी देना, वो है। और उसके बाद जो है ना ये खुद से ही एक बहुत तनावर दरख्त बन सकता है। फिर इसी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी, तो आप अगर एक प्रॉपर फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं तो वो आपको बड़ी इन्फिनिट किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। यू डोंट नीड टू डू इट इन सम स्पेसिफिक वे, जैसा मैंने आपको कहा, इट्स नॉट टिप्स एंड ट्रिक्स कि आपने ऐसे करना है ऐसे करना है, बल्कि आपके पास बहुत से तरीके हैं और आप खुद उसके मास्टर बन जाते हैं। एंड लास्टली एंड अनफॉर्चुनेटली चैलेंजेस भी इन्फिनिट है। तो मतलब ये भी एक याद दहानी है इस नाम के अंदर के जो काम हम करने जा रहे हैं,
आज से पहले शायद इट वाज नॉट दैट चैलेंजिंग, हम इसको बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे. नाउ इट इज इन्फिनिटली चैलेंजिंग टू पेरेंट चिल्ड्रन इन दिस डे एंड एज. दूसरा पॉइंट जो यूनिक फीचर्स हैं वो ये कि इट इज बेस्ड ऑन थ्री थिंग्स. सो प्राइमरीली इट इज बेस्ड ऑन द डिवाइन विजडम ऑफ कुरान एंड सुन्ना. तो आपको बहुत सारे रेफरेंसेस नजर भी आएंगे, लिखे हुए भी यहाँ पे होंगे, और मैं बोलूंगा भी, मैं डिस्कस भी करूंगा, और आपको थ्रू आउट यही फील आएगी कि जैसे कि इसको वहां से ये माखुज है कुरान और सुन्नत से जो पेरेंटिंग का हो सकता है. दूसरी जो चीज है वो ये है कि ये बड़ी एग्जॉस्टिव रिसर्च मैंने ओवर द इयर्स ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर स्टडी की. मैं इसको पढ़ाता भी रहा, मैंने इसके अंदर रिसर्च भी की, मैंने इसके ऊपर पेपर्स भी लिखे, और उस सारा जो भी समझ में आई उसको इसमें इस्तेमाल किया. और तीसरी जो चीज़ है वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. तो दैट ऑल्सो ऑफ कोर्स काउंट्स अ लॉट. तो मुझे मौका मिला कि मैं 6 बच्चों को रेज करूं, और जो मेरी सबसे बड़ी औलाद है वो मेरी बेटी है जो कि अभी 20 ईयर्स की इस साल हो जाएगी, और जो मेरी सबसे छोटी है वो भी बेटी है और वो भी 2 साल की है. तो काफ़ी रेंज ऑफ चिल्ड्रन है जिनको के रेस करने का मौका मिला, और साथ में काफ़ी पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करने का, उनके मसलों को हल करने का जो मौका मिला, उससे भी ज़ाहिर है कि इंसान बहुत कुछ सीखता भी. और तीसरा यूनिक फीचर जो है इसका वो है कि हमने बहुत सारे इजी टू रिमेंबर एक्रोनिम्स इस्तेमाल किए जो कि इंटरेस्टिंग भी हैं और याद रहने में आसानी भी देते हैं, ताकि आप उसको फिर डे टू डे इस्तेमाल भी कर सकें. सो quickly now coming to what exactly the framework looks like without going into detail. तो हम 6 सवालों के जवाब दे रहे हैं इस फ्रेमवर्क के अंदर. तो पहला सवाल ये है कि एक पेरेंट को जरूरत क्या है टेंशन लेने की. सो ये जो सवाल है इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि भाई व्हाई बॉदर, क्यों. और मेरा ये मानना है कि जब भी किसी काम का व्हाई आपको क्लियर हो जाता है तो आधा मसला हल हो जाता है. और मेरा ये भी मानना है कि जितना बड़ा काम है उतना ज्यादा जरूरी है कि उसका व्हाई आपको क्लियर हो. और हम सब जानते हैं कि पेरेंटिंग कोई आसान काम भी नहीं है, कोई जल्दी का काम भी नहीं है, और कोई खत्म होने वाला काम भी नहीं है. तो जब तक आप जिंदा हैं, अगर आप पेरेंट हैं तो आप पेरेंट ही रहेंगे. दूसरी जो चीज है वो है हाउ मच टू बॉदर. तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे हाथ में क्या है, हमारे पास इख्तियार कितना है. आर वी टू ब्लेम फॉर ऑल द फेलिंग्स ऑफ आवर चिल्ड्रन और नॉट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये भी क्लियर हो जाए. तीसरी चीज जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि पेरेंटिंग स्टार्ट कब होती है. ठीक है. तो चौथी चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये कि पेरेंटिंग होती एग्जैक्टली कहाँ है. तो पेरेंटिंग क्या क्लासरूम में होती है, क्या पार्क के अंदर होती है, या पेरेंटिंग घर के अंदर होती है. तो हमारी अंडरस्टैंडिंग, और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से होम्स जो हैं इसके अंदर, ये एक एक्रोनिम है, वो रेस्क्यूअर्स का काम करते हैं. तो हम यहाँ पे कुछ एक्रोनिम्स लिखे हैं, ये भी आगे आ जाएंगे इंशाल्लाह. फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, और वो ये कि ये सारा जो काम है पेरेंटिंग वाला, ये हमने किस पे करना है. सो यूजुअली पेरेंट्स एंटर एनी वर्कशॉप ऑफ पेरेंटिंग थिंकिंग कि हमारे बच्चों के साथ कुछ किया जाएगा. दैट्स नॉट द केस. एक्चुअली वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स, नॉट जस्ट प्राइमरीली और जस्ट टू स्टार्ट विद. नहीं, सारा काम अपने आप पे करना है, और अपने आप पे जब काम कर लेंगे तो फिर हमारी पेरेंटिंग ऑटोमेटिकली सीधी हो जाएगी. तो वो जो हमने करना है वो हमने एक रिलेशनशिप याहू, मैं उसे कहता हूँ, तो हमने रिलेशनशिप याहू के जरिए करना है, जो हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे. और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमने करना क्या है, तो व्हाट आर द ग्रेटर गोल्स ऑफ पेरेंटिंग. तो हमारे असल गोल्स पेरेंटिंग के क्या हैं, हम क्या अपने बच्चों के साथ हम क्या अचीव करना चाहते हैं. क्योंकि आपने कुछ गोल्स तो सामने रखने हैं कि मैंने ये अपने बच्चों के अंदर डालना है, या मैंने इस चीज का ख्याल रखना है. सो व्हाट इज दैट. तो मैं कहता हूं कि जो हमारे ग्रेटर गोल्स हैं वो आसान है. ASAN. ASAN का मतलब है अकीदा, सेल्फ एस्टीम या सकत नफ्स, अकलिया और नफ्सिया. ये 4 चीजें जो हैं वो डेवलप होने वाली हैं, जिनको मैं आज यहाँ पे टच करूंगा इंशाल्लाह. तो दिस इज द होल फ्रेमवर्क. ठीक है, जो कि डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. और तो जो पहला हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जी, अब हम उसकी तरफ आते हैं कि व्हाई बॉदर अबाउट पेरेंटिंग. तो हमें क्या जरूरत पड़ी है पेरेंटिंग की टेंशन लेने की, या पेरेंटिंग को बॉदर करने की. तो जैसा मैंने आपको कहा कि कोई भी एंडेवर जो की जाती है उसका शुरुआत जो है वो वाई से होनी चाहिए, और हम करते भी नॉर्मली ऐसे हैं. आप अगर कोई बहुत छोटा सा काम कर रहे हैं, आपको कोई कह रहा है कि जी ये मोबाइल उठा के यहाँ से रख दें यहाँ पे, तो मोस्ट लाइकली यू विल नॉट रियली बॉदर. लेकिन अगर आपसे कोई कह रहा है कि आप कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, तो आप पूछेंगे कि क्यों करूं. तो जब तक आप कन्विंस नहीं होंगे उस रीजन पे, आप वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होंगे. और अगर आप तैयार हो भी गए किसी के कहने से और जल्दी से, तो कल कला को आप उससे बैकआउट कर जाएंगे. और अगर आप कर रहे होंगे तो आप बहुत खफा होंगे, और आपको जो है ना बार बार आपको कोल्ड फीट होंगे, आपको रिग्रेट्स होंगी, रिमोर्स होगा. और कुछ पेरेंट्स को
ये होता है बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली प्रिपेयर्ड। तो अब यहाँ पे मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा कि आपके ख्याल में आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा वाय क्या है, यानी हमारी लाइफ का सबसे बड़ा वाय क्या है, क्या वो चीज है जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है या मैटर करनी चाहिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे देख लूं कि ये लोड, अगर इंटरनेट का मसला हो तो ये लोड नहीं होगा। तो अगर आप इसको देख सकते हैं तो आप अगर फिर से menti.com पे चले जाएं और मुझे बस ये बता दें कि आपके पास ये सवाल आ गया है वहां पे। मैं खुद भी देख लेता हूँ, हाँ आपके पास आ गया ये सवाल, ठीक है। तो आप इसके सवाल अगर आ गया तो आप उसमें से कोई एक जवाब दे दें और वो सबमिट कर दें, तो यहाँ पे आपकी सबमिशन, एक सबमिशन आ गई है और फिर आपकी और सबमिशन आ जाएंगी। और अगर कोई लोग ऑनलाइन हैं इस वक्त, मैं देख भी लो, नहीं है कोई ऑनलाइन, ठीक है। हमारे पास 3 सबमिशन आ गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं तो कम से कम 5 सबमिशन आ जाएं तो। जी, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। अगर आप इसी में जाना है, मुझे चाहिए था कि मैं अदर दे देता, मैं दे दूंगा, तो वो आपने फिर मुझे बता भी देना है कि क्या है। तो अच्छा जी, तो अगर सबने कर दिया तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जो मेरी मेरी उसके मुताबिक सही जवाब है उसको भी डिस्प्ले कर दूं। तो देखिए, हमारी जो जिंदगी का सबसे बड़ा वाय है वो हम कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम सही वाय को लें और हम इस सवाल को समझें कि हमारी जिंदगी का असल में सबसे बड़ा सवाल है कि हम इस दुनिया में आए क्यों, हमारा मकसद तख्लीक क्या था, तो हम सब जानते हैं क्योंकि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं माशाल्लाह से, तो अ, तो हमारी बहुत सारी चीजें सीधी हो जाएंगी और हमारा ये बहुत बड़ा वाय हो सकता है हमारी जिंदगी का, लेकिन ये इससे बड़ा वाय नहीं है, एक। और दूसरा, ये वाय असल में इस वाय से कनेक्ट होता है। तो अगर किसी की ये डायरेक्शन सीधी है, यानी उसको पता है कि मैं क्यों तख्लीक किया गया हूँ, तो फिर उसकी पेरेंटिंग की डायरेक्शन भी सीधी होने का बहुत बड़ा चांस है। अगर उसकी ये डायरेक्शन सीधी नहीं है तो वो कभी कहेगा कि मैं अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ, कभी वो कहेगा मैं अपने बच्चों को कामयाब बनाना चाहता हूँ बगैर ये समझे कि कामयाबी क्या होती है, कभी वो कहेगा कि मैं अपने बच्चों को कंफर्ट देना चाहता हूँ, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इस पे हमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। अच्छा जी, तो अब हमने कहा कि जी वाई बॉदर अबाउट पेरेंटिंग, तो मैंने कहा कि अगर क्लैरिटी आ जाती है इस वाई के बारे में तो हमें 4 फायदे होते हैं बड़े क्लियरली। पहला फायदा क्या होता है कि हमें अपनी पेरेंटिंग का पर्पस क्लियर हो जाए, एंड देयर इज अ पर्पस। तो जिस तरह जिंदगी का एक पर्पस है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तो जिस तरह उन्होंने ये बता दिया, इसी तरीके से पेरेंटिंग का भी एक पर्पस है जो कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। तो हमारा पहला जो फायदा है वाई क्लियर होने का वो ये है। जो दूसरा फायदा है वो ये कि हमारी सिमत दुरुस्त हो जाएगी, ठीक है। अब हम सही सिमत की तरफ जाने लगेंगे, लेकिन सिर्फ सिमत दुरुस्त होना ठीक नहीं है। आपने लाहौर पहुंचना है, आपकी सिमत लाहौर वाली, आप इस्लामाबाद से रवाना हुए, हो सकता है आप लाहौर से पहले रुक जाए, हो सकता है आप लाहौर से आगे निकल जाए, दैट्स स्टिल नॉट इनफ। तो तीसरी चीज जो है वो है कि आपके, तो उसके लिए आपका पर्पस था जिसने आपको बताया, फिर आपकी डायरेक्शन सीधी होना उसके मुताबिक, पर्पस के मुताबिक, और फिर इसके बाद मोटिवेशन। सो हो सकता है कि आप जो है ना, आपके पास, आपको गोल भी पता है कि लाहौर है, आपकी सिम भी लाहौर की तरफ है, लेकिन समवेयर मिड वे आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाए और आप कहेंगे बस और मैं नहीं कर सकता, इट्स नॉट रियली वर्थ इट, मैं इस पे जितनी मेहनत कर रहा हूँ, जितना टाइम लगा रहा हूँ, जितनी जान मारी कर रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता। एंड अनफॉर्चुनेटली वी नो कि लोगों की मोटिवेशन खत्म होती है। वी इन दिस कंट्री हैव हर्ड ऑफ, या वी हैव सीन इन द न्यूज एंड वी हैव हर्ड फ्रॉम पीपल कि क्या क्या अजीब अजीब चीजें होती हैं कि पेरेंट्स बच्चों के साथ क्या क्या करते हैं। हमने देखा है कि लोगों ने अपने बच्चों के साथ मिलके, पूरी पूरी फैमिली ने खुदकशी कर ली, ठीक है।
तो समहाउ उनकी मोटिवेशन जिंदा रहने की, उन बच्चों को इस दुनिया में आगे रेज करने की, वो खत्म हो गई थी। और आखिरी पॉइंट ये है कि ये जो सफर है, इसको अगर हम मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, और मीनिंगफुल का क्या मतलब है? मीनिंगफुल का मतलब ये है कि आप एक काम करते हैं और आपको ये फीलिंग आए कि ये काम कुछ मीनिंग रखता है, कुछ वैल्यू रखता है। मैं इसके लिए अक्सर मिसाल ये देता हूँ, एक वो वाकया है कि 3 लोग लाइन से बैठे हुए थे और पत्थर तोड़ रहे थे, और एक शख्स गुजरता है और पहले से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो कहता है मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मैं बच्चों का पेट भरने की खातिर पत्थर तोड़ रहा हूँ। दूसरे से गुजर पूछता है तो वो क्या तुम क्या कर रहे हो? तो कहता है कि तुम्हें नहीं पता ये सड़क बन रही है और मैं इस सड़क के बनने में अपना हिस्सा डाल रहा हूँ। आप सोच सकते हैं कि वो दूसरा पहले से ज्यादा मोटिवेटेड होगा और उसको ज्यादा मीनिंग फील हो रही होगी। और फिर तीसरे से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो वो बहुत ही ज्यादा खुशी से लगा होता है। तो वो कहता है कि ये सड़क जो है एक मुफ्त अस्पताल की तरफ जा रही है और मैं लोगों को फैसिलिटेट कर रहा हूं कि वो उस मुफ्त अस्पताल से अपना इलाज करा सकें बाय गोइंग ऑन दिस रोड। तो जितना बड़ा आपका पर्पस है, जितना बड़ा आपका वाय है, जितना क्लियर आपका वाय है, उतने आप मोटिवेटेड है, उतने आपको मीनिंग फील हो रहा है अपनी लाइफ के अंदर। तो सेम शुड बी द केस विद एवरीथिंग वी डू। अब अगेन मैंने यहाँ सवाल लिखा, सबसे बड़ा हमारे पास इस वाई का जवाब होना चाहिए, वाई आर वी मुस्लिम्स, ठीक है। और अक्सर लोगों के पास इसका कोई इंटेलेक्चुअल जस्टिफिकेशन नहीं होती, विच इज वेरी सैड, उनको नहीं पता होता, ठीक है। एंड दिस इज अ डिस्कशन इन इटसेल्फ, जो कि हम डिटेल्ड उसमें करते हैं। तो पर्पस, अगर हम पेरेंटिंग की बात करें तो वो भी हमारी जिंदगी के जो वाई है, यानी हमारा जो पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है, उससे जुदा नहीं हो सकता, उससे डिवाइड नहीं हो सकता। इट शुड बी कनेक्टेड एंड इट विल बी कनेक्टेड। और अगर दोनों एक ही सोर्स से आएंगे, तो अगर हमारा मकसद हयात कुरान से आ रहा है, तो फिर हमारी पेरेंटिंग का जो मकसद है या जो वाई है, वो भी वहीं से आना चाहिए। तो अगर वो हम वहां से लें तो अच्छा, इससे पहले कि हम वो वहां से लें, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, और वो ये कि आपकी जिंदगी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, आपने जिंदगी में कोई प्रोजेक्ट किया होगा जिसने आपको आपकी नींद उड़ा दी, जिसके आपको फेलियर का बहुत डर था कि ये प्रोजेक्ट कहीं फेल हो गया तो मेरी मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी वो। तो मैं उस प्रोजेक्ट को जरा जहन में लाएं और आप जरा आंसर करने की कोशिश करें। सॉरी, कि हाँ जी, अब आपके पास फिर से menti.com के ऊपर आ गया होगा, the most expensive project you have been responsible for so far। तो अभी तक आप अपनी जिंदगी में, तो उसको, तो ये इनके जो जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है आईसीसी एनहांसमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और लोगों का भी, अच्छा, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट था, तो रिसर्च प्रोजेक्ट की तकरीबन क्या थी जी? मैं अगर कहूँ कि उसको अगर आप क्वांटिफाई करना चाहें तो कैसे करेंगे? ठीक है, अच्छा, हमारे पास यहाँ पे कोई यूएस डॉलर्स का भी कोई आ गया कि जी बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट किसी का, कुछ खास यूएस डॉलर्स का। और और हमारे पास अभी जवाब नहीं है। सबमिशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा बाकी लोगों को? ठीक है, आ गया जी। क्लियरिंग फेलोशिप एग्जाम, ठीक है। तो यूजुअली वाइफ एंड अ मदर, ठीक है। तो अच्छा जी, अब ऐसा है, ये सवाल मैं किसी वजह से पूछ रहा हूँ, और ये सवाल पूछने की वजह ये है कि टू बी ऑनेस्ट, द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट which we as parents have been made responsible for is our children। हमारे चिल्ड्रन से ज्यादा हमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब मैं तो कहता हूं कि अगर आप पैसों में तोल सकें तो पैसों में तोल के भी, अगर आप आवर्स में तोल सकें तो आवर्स, इन टर्म्स ऑफ आवर्स भी, आप बजट में जिस भी चीज में करना चाहते हैं। और ये वो चीज है जो कि असल में इसकी फिक्र अगर हमारी नींद चुरा लेती है या उड़ा लेती है, तो ये बड़ा जस्टिफाइड है। इसका मतलब है कि हम ठीक पेरेंट्स हैं। अगर इसकी फिक्र हमें बॉदर नहीं करती, और किसी छोटी सी चीज की फिक्र जो है ना, इसके मुकाबले में छोटी चीज की फिक्र हमें बॉदर करती है, देन वी नीड टू रीअलाइन आवर प्रायोरिटीज and then we need to think about the why। ठीक है, तो I call this, कि ये जो है कि ये, सॉरी, ये लगता है 2 स्लाइड आगे चला। अच्छा, तो I call this, कि ये जो है ना हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट
पर्सन है। तो हमने वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वीआईपी तो सुना हुआ है, तो असल में ये वीआईपी नहीं है, ये एमआईपी है। और एमआईपी कौन है? हमारी औलाद। सो दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्संस इन आवर लाइफ, और हमें उनके लिए इसी तरीके से हमें उनके लिए ये ख्याल रखने की और ये सोच रखने की जरूरत है। अच्छा, आई एम सीइंग कि यहाँ पे शायद अनफॉर्चुनेटली एक स्लाइड मिसिंग है, विच इज नॉट समथिंग वेरी गुड। अच्छा, तो वो जो स्लाइड है वो सूरह तहरीम की 6 नंबर आयत का जिक्र करती है, जिसमें कि अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, ठीक है, व अहलीकुम नारा। तो वो आयत कह रही है कि ओ ए ईमान वाले, ए ईमान वालो, तुम लोग बचाओ अपने आप को, अनफुसकुम, और अपने अहलो अयाल को, अपनी फैमिलीज को, अपने बच्चों को, किस चीज से? आग से। किस आग से? फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू ताला बताते हैं वो कूदुहन नासु वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान है और पत्थर है, ठीक है। तो मतलब इससे ज्यादा क्या एम्फसाइज हो सकता है, इससे ज्यादा क्या एम्फेसिस हो सकता है कि एक आग जिसका ईंधन ही इंसान है और साथ में फिर पत्थर भी है, वो चीज जो कि नॉर्मली हम समझते हैं कि जलती नहीं है, वो उसका ईंधन बन जाएगी। तो यानी हमें अल्लाह सुब्हानहू ताला इससे ज्यादा और क्या सेंसिटाइज करें टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ए पेरेंटिंग, एंड बी साथ ये भी बता दिया कि पेरेंटिंग का फिर गोल क्या होगा। और गोल क्या है? असल गोल ये है कि अपने बच्चों को जहन्नम से बचाना और जन्नत की तरफ ले जाना। सो दिस इज एक्चुअली, यानी सब कुछ इसके अंडर फॉल करना चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीजें जो है ना, अगर ये दो वाई क्लियर हो जाए तो फिर हम कभी भी इसमें ना सुस्ती करेंगे और ना हमें ये होगा कि हमें ये सीखने की क्यों जरूरत है और हम इसके ऊपर टाइम क्यों लगाएं वगैरह। अब हैविंग सेड दैट, सवाल, एक मेन सवाल जो है ना यहाँ पे रह जाता है, और वो सवाल पेरेंट्स का नॉर्मली ये होता है कि हमारे पेरेंट्स भी तो थे, उनके पेरेंट्स भी थे, उन्होंने तो कभी शायद कोई पेरेंटिंग की ट्रेनिंग तो सुना ही नहीं था कि पेरेंटिंग की कोई ट्रेनिंग भी होती है, उन्होंने तो शायद सुना नहीं था कि इसके बारे में डिस्कस भी करने की जरूरत है। और ये बड़ा जायज सवाल है। और इसी तरीके से लोग ये भी कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स का जो मॉडल था पेरेंटिंग का, मैं वही इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों बातें एप्लीकेबल ही नहीं है, और अगर कोई इनको अप्लाई करने की कोशिश करेगा तो वो अनफॉर्चुनेटली बहुत चांस है कि वो मुंह की खाएगा। वो क्यों? बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। तो पहला रीजन क्या है? नंबर 1 रीजन ये है कि आपकी जो पेरेंटिंग है वो इंक्रीजिंगली चैलेंजिंग हो गई है। सो द रियलिटी ऑफ आवर पेरेंट्स एंड आवर रियलिटी, आसमान जमीन का फर्क है, बिल्कुल आसमान जमीन का फर्क है। एंड आई ट्राई टू हाईलाइट दैट थ्रू दिस एक्रोनिम विच आई कॉल एडिक्ट। ये जो एडिक्ट में ADDICT, ये जो 6 वर्ड्स हैं, इन 6 के 6 वर्ड्स से आपको एक एक बात बताना मकसद। ए से बताना मकसद ये है सबसे पहले कि ये जो एज है, द एज इन विच वी आर लिविंग, जैसे कि एक जमाने में ब्रॉन्ज एज थी और स्टोन एज थी और आयरन एज थी, और अब हम रह रहे हैं इंफॉर्मेशन एज में। तो ये जो एज है ये अपने साथ कुछ खास चैलेंजेस लेके आई है जो कि हमारे पेरेंट्स को नहीं थे। अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं एक मेटाफोर इस्तेमाल करता हूं कि हमारे पेरेंट्स ने जब हमें पैदा किया और इस दुनिया में लाए और हमें छोड़ दिया बगैर किसी पेरेंटिंग की समझ बूझ के, तो उन्होंने असल में हमें एक पानी के अंदर फेंका जिसकी गहराई किसी तालाब जितनी थी, हमारे पांव नीचे लग रहे थे, हमारे डूबने का खतरा कोई खास नहीं। इसी तरीके से वो पानी जहरीला भी नहीं था, तो अगर वो हमारी स्किन के साथ इन कांटेक्ट आ रहा था या कुछ उसमें से हमारे मुंह से अंदर चला भी जाता है, फेफड़ों में भी चला जाता, तो उसका कोई नुकसान होने का इतना अंदेशा नहीं था, बस पानी। तीसरी चीज, वो पानी शफाफ था, तो हमारे पेरेंट्स दूर खड़े होकर भी उस पानी के अंदर देख सकते थे कि अंदर से कोई खतरा है या नहीं है, और हमारा बच्चा जो है ना वो तैर रहा है या डूबने के लिए आखिरी हाथ पैर मार रहा है, तो दे कुड इवन सी दैट। और चौथा पॉइंट, उस पानी में, उस माशरे में जिसमें उन्होंने हमें छोड़ा, जिसके हमें हवाले किया और अपनी तवज्जो कहीं और मरकूज की, उस माशरे के अंदर, उस पानी के अंदर जितने लोग राइट लेफ्ट थे, दे कुड रिलाई ऑन देम, दे कुड रिलाई ऑन देम कि अगर हमारा बच्चा डूबेगा या हमारे बच्चे को कोई खतरा होगा तो ये हाथ बटाएंगे, ये उसको बचाएंगे। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि ये रियलिटी बिल्कुल चेंज नहीं हो गई? आज हम अपने बच्चों को जिस दुनिया के अंदर ला रहे हैं और जिस दुनिया के हवाले कर रहे हैं, उसकी मिसाल एक पॉन्ड की तरह, या जो वर्ड इस्तेमाल होता है ग्लोबल विलेज, एक ऐसा विलेज है जो कि ग्लोबल है,
जो कि पूरी दुनिया से कनेक्टेड है थ्रू द इंटरनेट, थ्रू दी स्क्रीन। तो बेसिकली हमारे बच्चों की लाइफ के अंदर दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के कोई भी झांक सकता है, और ये भी किसी की भी लाइफ में झांक रहे हैं। तो ये जो पानी है ये असल में तालाब नहीं है बल्कि एक समुंदर है जिसके अंदर डूबने के खतरे बहुत ज्यादा। दूसरी चीज, ये पानी शफाफ नहीं है, ठीक है, बल्कि ये गदला पानी है। तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, हमें कुछ समझ नहीं आ रही, इतना हम भी डिस्ट्रैक्टेड हैं, और इतने कॉन्सेप्ट्स भी डिस्ट्रैक्टेड है कि हमें कुछ नहीं पता कि बच्चा जो है ना इस वक्त खुश है, खफा है, किस क्राइसिस से गुजर रहा है। वी डोंट नो रियली, हमें नहीं पता, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि ये तैर रहा है या ये डूब रहा है, और हमें जब पता लगता है यूजुअली इट्स टू लेट। तीसरी चीज, ये जो पानी है ये जहरीला है, इट्स टॉक्सिक, रियली टॉक्सिक। और वो क्या टॉक्सिसिटी है वो मैं शायद अभी आपसे यहाँ पे पूछूंगा। हाँ जी, वो मैं भी पूछूंगा। तो वो क्या टॉक्सिसिटी है वो मैं आपसे भी पूछूंगा। और चौथी चीज, अगेन मैं आपसे पूछता हूं, हमारे जमाने में हम सोसाइटी में जब निकलते थे तो हमारा हमसाया भी आके हमारे पेरेंट्स को बताता था कि तुम्हारा बच्चा फलानी गली के नुक्कड़ के ऊपर खड़ा था और फलाने के साथ खड़ा था, और वो जो बच्चा है वो अच्छा बच्चा नहीं है, और मुझे ये है वो। और हमारे वालिदैन उन्हें आगे से क्या कहते थे? हमारे वालिदैन उन्हें जज़ाकल्लाह कहते थे, और फिर आके हमारे साथ क्या करते थे? हमें कान से पकड़ते थे और दो थप्पड़ लगाते थे और पूछते थे कि तुम ये क्या कर रहे थे। आज क्या होता है? आज सबसे पहले अगर आपका सगा बहन भाई, बच्चे का सगा मामू खालू चाचू भी कुछ देख ले, वो आके आपको कह सकते हैं। यूजुअली दे फियर, उनको डर लगता है कि हम कहेंगे और आगे से जो है ना ऐसा कोई जवाब ना आ जाए कि तुम्हें इससे क्या ताल्लुक है, और उसकी अपनी मर्जी है और वो अपना बेहतर समझता है और मुझे तुम ना सिखाओ कि मुझे क्या करना है, तो वो नहीं बोल सकते। और अगर वो बोल दें तो नॉर्मली उनको आगे से यही सुनना पड़ता है कि उसका अपना मसला है, और हम उल्टा अपने बच्चे को सपोर्ट कर रहे होते हैं और हमें परवाह नहीं होती इस चीज की। ये कुछ चेंज हुए टाइम्स, ये सोसाइटी चेंज हुई है, इंडिविजुअलिज्म आ गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो अब इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप जो है इसके मेंटी पे दोबारा से अगर चले जाएं और मुझे बताएं कि क्या टॉक्सिसिटीज हैं आपके जहन में, क्या जहर हैं आपके जहन में जो कि आते हैं व्हेन यू थिंक अबाउट सोसाइटी टुडे। खास तौर पे वो टॉक्सिसिटीज जो उस वक्त नहीं थी। तो इब्लीस तो उस वक्त भी था और अभी भी है, तो उसकी जिक्र नहीं करने की जरूरत। लेकिन और क्या चीज है जो कि नई है? अच्छा जी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे सोशल मीडिया, अक्सर लोग इसका जिक्र करते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअलिज्म है, फेमिनिज्म है, ठीक है, कुछ सोशल बैरियर्स हैं, एलजीबीटीक्यू की जो एक मर्ज पूरी दुनिया जिसकी लपेट में आ चुकी है, और अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ना मानने वाली बात है, लेकिन हमने उस मर्ज को खुद दावत दी, उसके लिए कानून पास किए, और अब उसके लिए हम ड्रामों के जरिए और फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जनरेशन गैप का जो मसला है, और सेक्युलरिज्म की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की, ये जो इल्हाद की तरफ जा रहे हैं। तो हमारी जो है ना बहुत सारे हमारे बच्चे जो इस वक्त इन अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आप यकीन करें, आई समटाइम्स फियर दैट इट्स अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। ये बच्चे जो इस वक्त 14 15 16 17 साल के हैं, जब ये हमारे पास यूनिवर्सिटी आएंगे 4-5 साल बाद, तो अभी हम देखते हैं तो तकरीबन शायद 10-20% इस किस्म की बात करते हैं। मुझे डर है कि उस वक्त ये नंबर 50-60% पे चला जाएगा, जो कि कहेंगे नहीं हम तो नहीं मानते, नहीं तो अल्लाह ने ऐसा क्यों किया है, नहीं तो अल्लाह ने ये क्यों किया है, ठीक है, वगैरह वगैरह। सो इट्स रियली रियली डेंजरस एंड वी आर नॉट इक्विप्ड फॉर इट। वी हैव टू इक्विप आवरसेल्व्स, वी हैव टू अप आवर गेम, ठीक है जी। तो अब हम, अच्छा सॉरी, तो ये हो गए। अब हम उसके बाकी पॉइंट्स की तरफ आते हैं, एंड आई विल मेक इट क्विक। सो डिस्कनेक्ट, आई थिंक ऑल ऑफ यू वुड एग्री कि हमारे से पहले की जनरेशन जो थी वो अपने से ऊपर वाली जनरेशन के साथ जितनी कनेक्टेड थी, यानी हमारे वालदैन अपने वालदैन के साथ जितने कनेक्टेड थे, जितना फ्लो ऑफ विजडम होता था, जितना फ्लो ऑफ एवरीथिंग, मशवरे उनको मिलते थे, हमें नहीं मिलते। कुछ हमारी कैपेसिटी में मसला आया,
और कुछ हमारे पेरेंट्स की जनरेशन भी वो एक ऐसी जनरेशन बन गई है जो कि कनेक्ट हो गई है सोशल मीडिया के साथ, जो कि कनेक्ट हो गई है ड्रामों के साथ, इंटरनेट के साथ। शायद ही सबके पास अपना टैब होगा, शायद ही सबका अपना टाइम होता होगा, शायद ही सब ने जो है ना कुछ खास ड्रामे देखने हैं, फिल्में देखने हैं। सो देर आल्सो नॉट फ्री अनफॉर्चुनेटली। तो हमारा एक डिस्कनेक्ट है। सो वी आर नॉट गेटिंग एंड ऑल्सो नॉट एक्सेप्टिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल विजडम फ्रॉम देम। सो ये एक बहुत बड़ी चेंज है, ये जो डिस्कनेक्ट है। और इसी तरीके से सोसाइटी भी ऐसी हो गई है, जैसा भी जिक्र भी आया, कि वो कलेक्टिविस्ट से इंडिविजुअलिस्टिक हो गई है। तो आज हम कहते हैं ये पेरेंटिंग मेरा काम है, अम्मी आप मुझे मशवरे ना दें, अबू आप मुझे ना सिखाएं, ठीक है, ये आपका काम नहीं, आपने जैसे करना था कर लिया। ये अल्फाज हमारे पेरेंट्स नहीं बोल सकते थे, सवाल ही नहीं पैदा होता था। ठीक है, मैंने जैसा आपको कहा, उस वक्त आपका हमसाया भी आके आपको बता सकता था कि तुम गलत कर रहे हो, और आप मानते थे इस बात। फिर डिस्ट्रैक्शंस, ये क्यों हुआ? ये डिस्ट्रैक्शंस की वजह से हुआ। और डिस्ट्रैक्शन नंबर 1 क्या है? हम अपने साथ अपनी जेब में फिराते हैं वो चीज जो कि हमें ड्राइविंग में भी डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जो कि हमें पेरेंटिंग में भी डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जो कि हमें नमाज में भी डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जो कि हमें नींद में भी डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जो कि हमें खाने में भी डिस्ट्रैक्ट कर रही है। सो एंड दिस इज रियली, इट्स एन एपिडेमिक। ठीक है, तो इट्स एट एपिडेमिक लेवल्स। फिर इसके बाद इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट से मतलब ये है कि हमारे पेरेंट्स, खासकर माएँ, जिस भी लेवल पे इन्वॉल्व होती थी अपने बच्चों के साथ, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी आज की माँ और आज के पेरेंट्स से बहुत डिफरेंट। तो वो बहुत ही क्वालिटी से इन्वॉल्व होते थे, यानी अगर वो टाइम होता था, उनका एक फोकस होता था, दे वर देयर फॉर देयर चिल्ड्रन, सो दे न्यू रियली। तो आपको इतनी इनसाइट्स अपने बच्चों के बारे में दे सकती थी, वो इस तरीके से उन शक्लों को रीड करती थी, उनके एहसासात को रीड करते। व्हाई? बिकॉज़ दे वर स्पेंडिंग टाइम विद देम, दे डिड नॉट हैव अदर थिंग्स टू डू। और अदर थिंग्स में एक ये बहुत बड़ी, जैसा मैंने बताया, डिस्ट्रैक्शन है। सो आज जो जो सबसे अच्छी एक्टिविटी एक बाप बच्चों के साथ करता है, वो क्या है? वो मैकडॉनल्ड्स लेके जाना है, वो कहीं गाड़ी में बिठा के मरी ले जाना। ठीक है, और गाड़ी में रास्ते में भी कोई कन्वर्सेशन नहीं होती अनफॉर्चुनेटली, बल्कि गाड़ी में तकरीबन सब ने शायद अपने अपने हेडफोन्स, ईयरफोन्स और डिवाइसेस लगाए हो। ठीक है, बहुत सी जगहों पे ऐसा नहीं हो रहा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन मैं तो यहाँ पे जो है ना वो जो जो वर्स्ट एक सिनेरियो है इस टाइम पे, उसको उसका जिक्र कर रहा हूँ। फिर इसके बाद डेमोग्राफिक्स चेंज हो गई जी। ओके, सो लेट्स थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं। इट्स अ फेयर पॉइंट, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ डिटेल्स हैं जो कि फर्क करेंगे। माशाल्लाह, ओके। अच्छा देखें, अगर आ गया है, अगर आ गया हो और ट्रेंड भी ये हो, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है।
लेकिन मुझे तो ये लगता है कि ट्रेंड ये है कि ये चीज कम हो रही है, खत्म हो रही है। और जहाँ पे है वो असल में बड़े सुलझे हुए लोग, बड़ी सुलझी हुई फैमिलीज, बड़े अच्छे मिजाज के लोग हैं। बहन भी कुछ कहना चाह रही थी। तो मैं फिर भी इसको इस उससे एड्रेस करूंगा कि थिंक अबाउट इट, कि जो इश्यूज बच्चे फेस कर रहे हैं एज अ सोसाइटी ना, मतलब पूरी सोसाइटी, वो कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं। सो प्रेशर बच्चों के ऊपर ग्रेड्स का बड़ा है, कम हुआ है। आपने अपने जमाने में शायद कभी सुना हो कि किसी को डिप्रेशन हो गई हो अपने मैट्रिक या एफएससी के एग्जाम की वजह से, शायद मुझे याद है ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, अभी तो तबाही हो गई है। तो ये प्रेशर कहाँ से आ रहा है? बहुत बड़ा चंग माँ बाप की तरफ से आ रहा है, जिन्होंने कि एक परफॉर्मेंस। अच्छा, एग्जैक्टली, क्योंकि एग्जैक्टली ठीक। ठीक है। मैं बहुत बहुत अच्छा, मैं फिर कहूंगा अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये होगा कि व्हाट्स द ट्रेंड। एक तो ट्रेंड, तो मिसाल के तौर पे क्या बच्चे आज अपने वालिदैन से बात करना चाहते हैं? इज इट इजी? करवानी पड़ती, इज इट इजी फॉर देम? ये सारी पॉइंट, और एक खास, अच्छा, एक खास एज तक नहीं पता लगता। तो जब तक बच्चे जो है ना टीन्स में नहीं पहुंचते, ये चीजें काउंट नहीं करती, क्योंकि टीन्स के बच्चे के पास तो इख्तियार नहीं है उसने तो करना है। तो अब सवाल ये है कि जब बच्चा 14-15 साल का होता है और उसके बाद, तो क्या वो स्टिल इंटरेस्टेड है अपने पेरेंट्स के साथ बैठने में, उनके साथ बात करने में? और एक्सेप्शंस हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस किस्म के शर से जनरली ज्यादा बचे हुए हैं ना। अगर हम वेस्ट की तरफ चले जाएं तब तो बिल्कुल तबाही है। और मसला ये है कि जितने जो सिस्टम्स और स्टाइल्स वहां पे इस वक्त हैं वो यहाँ पे भी हैं। तो मतलब हमारे घर अब मुख्तलिफ नहीं रहे ना एक वेस्टर्न घराने से, तो इसलिए भी इट्स गोइंग इन दैट डायरेक्शन। जी। हाँ, ये एक पॉइंट मैं वैसे कहना चाह रहा था। आपने जो अपनी वालदा की एग्जांपल दी, मैं डिटेल्स नहीं मतलब जानता और वो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, हमारी
वालदाओं ने या उनकी वालदाओं ने चाहे हमें टाइम नहीं दिया, हम ये जानते थे, और बच्चे बहुत अच्छे होते हैं इस बात को सेंस करने में कि वो क्या कर रही थी। तो मीडिया होता है वो सबसे ज्यादा मारता ही है क्योंकि वो उनके अंदर से और मैंने जो कहा ना मैंने कहा स्टिल स्मार्ट कंपनी मैंने देखा अपने या अपने जो मेरे साथ जो फील्ड है सही तो ये सिर्फ उनकी आजादी है और दूसरा आपकी बात इस तरह देख सकते हैं पाकिस्तान इस टाइम पे 76% रूरल एरिया में बिल्कुल ऐसा। और हम यहाँ बिल्कुल सही। हाँ बहुत ज्यादा बिल्कुल सही। ठीक है, चलें। नहीं, इट्स ओके, होगी जी, बिल्कुल। नमाज की होगी तकरीबन 6:40 पे है ना अजान, तो हम तकरीबन 7 तक पढ़ेंगे, मतलब ये खत्म करके। हाँ, जिसने अगर असर नहीं पड़ी तो फिर टाइम लगा। ठीक है, अच्छा जी, ऊपर मस्जिद है, ऐसा ही है ना सर, इससे एक फ्लोर ऊपर। अच्छा जी, फिर उसके बाद डेमोग्राफिक्स मैंने कहा चेंज हो रही हैं, और ये भी अगेन एक रोल प्ले कर रहे हैं, और मे भी शहरों में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ज्यादातर लेडीज वर्किंग लेडीज हैं, नेचुरली चाहे वो जो भी हो, दे आर नॉट अवेलेबल, दे आर नॉट फिजिकली अवेलेबल, दे आर नॉट मेंटली अवेलेबल, इवन घर आने के बाद भी बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। इसी तरीके से वो फिर न्यूक्लियर फैमिलीज है, न्यूक्लियर फैमिलीज का मतलब है कि बस मियां बीवी बच्चे हैं, तो वो विजडम तो वैसे ही कट ऑफ हो गया। ये चेंजिंग डेमोग्राफिक्स में तो दादा दादी नहीं है, दादा दादी से कहीं कभी अगर आप ईद वगैरह पे मिले, बहुत कुछ करीब है तो वीकेंड, एक वीकेंड दूसरे वीकेंड, उसके अलावा जो है ना एक वो नहीं है। और इसी तरीके से सबकी वजह से कन्वर्जिंग रोल है बहुत सारी फैमिलीज में माँ और बाप का, जहाँ पे कि माँ को बाप भी बनना पड़ रहा है अगर वो सिंगल मदर है, या अगर माँ अवेलेबल नहीं है तो बाप को माँ बनना पड़ रहा है, इसलिए कि माँ ज्यादा घंटे काम करती है वगैरह। और फिर आखिरी चीज जो है वो टी है, एंड आई कॉल दैट टाइम एट होम। तो प्रैक्टिकली या फिजिकली टाइम एट होम हमारे लोगों का कम हो गया है एज कंपेयर टू हमसे पहले वाली जनरेशन का। तो सबसे पहले तो अगर माएँ वर्किंग है, लेट्स से इस वक्त अगर 25% माएँ भी वर्किंग है, तो वो 25% ज़रबे 8-9 घंटे निकाल दें, ये पहले ऐसा नहीं था, तो इतनी माएँ जो है ना वर्किंग नहीं। और दूसरी चीज, जो हमारे जो वर्क आवर्स हैं पाकिस्तान में वो बढ़ते चले जा रहे हैं, हमें ये पता नहीं चलता, लेकिन हमें जो है ना बहुत ज्यादा, तो जो स्टेटिस्टिक्स हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, वो ये बताती हैं कि पाकिस्तान वर्किंग आवर्स में 8th जो है वो हाईएस्ट वर्किंग आवर्स रखता है, एंड दैट इज 49 आवर्स। अगर आप इसको कंपेयर करें यूरोप के एक मुल्क डेनमार्क के साथ जिसके सबसे कम है, तो ये तकरीबन 15 घंटे का फर्क बनता है, 15 घंटे पर वीक। इट इट मीन्स के 60 आवर्स पर मंथ। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है कि अगर आप बाप को, मेन बंदे को अगर आप निकाल दें, और अगर माएँ काम कर रही हैं तो उनके भी आवर्स ज्यादा होंगे। ठीक है, तो आप वो कह रहे हैं, तो दिस इज एक्चुअली द प्रॉब्लम के जो ये फिजिकल अनअवेलेबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स है, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, क्योंकि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी अवेलेबल। ठीक है, सही। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है, और आप एक चीज ध्यान में रखने की जरूरत है, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि इन सवालात के कोई बिल्कुल क्लियर कट जवाब तो मौजूद नहीं है ना, बड़ा सिचुएशनल है, और हम ये देख सकते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी। तो बेस्ट प्रैक्टिस जनरली ये है कि अगर हम लड़कियों की बात करें, यानी बेटियों की बात करें, तो उनकी माँ की जरूरत वक्त के साथ बढ़ती जाती है, एंड द मदर शुड एक्चुअली बी स्पेंडिंग टाइम एंड बी अ पार्ट ऑफ हर डॉटर्स लाइफ। ठीक है, तो खास तौर पे थ्रू प्यूबर्टी बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर प्यूबर्टी के बाद कुछ और जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उस टाइम पे जरूरी, तो ये तो रहेगा। और इसी तरीके से बेटे को इस प्रोसेस में फिर
आहिस्ता आहिस्ता माँ की जरूरत कम हो जाएगी और बाप की जरूरत बढ़ती चली जाएगी। तो मतलब ये है कि अगर आप बात करें टॉडलर्स की और छोटे बच्चों की और ये प्री टीन तक बात करें तो दोनों को जरूरत माँ की है। लड़कों में 5-6 साल के बाद फिर ये ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बाप की जरूरत होती है, खासतौर पे क्योंकि लड़के जो है वो फिजिकली सीखते हैं। सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विद देम, चाहे वो मॉक फाइट्स हैं, चाहे वो और इस किस्म की चीजें, दैट्स हाउ दे ग्रो एंड लर्न। और बच्चियों के लिए जो तो इट नेवर स्टॉप्स, लेकिन जैसा आपने कहा जितना शुरू का टाइम है जनरली दोनों जेंडर्स के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और बच्चियों के मामले में आगे चल के भी अराउंड प्यूबर्टी एंड राइट आफ्टर प्यूबर्टी वो बहुत ज्यादा जरूरी टाइम होता है। अच्छा, तो ये हम हो गया। तो एक इशू जो है ना, हमने कहा कि एक इशू है इंक्रीजिंग चैलेंजेस का जो हमने डिस्कस किए, और हमने कहा एडिक्ट। अब हम एक आते हैं डिस्कस करते हैं कि अगर कोई पेरेंट कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं फॉलो कर रहा, प्रॉपर उसका अपना वाई क्लियर नहीं है, अपना वट क्लियर नहीं है, तो उसकी पेरेंटिंग कैसी होगी? तो मैं ये कहता हूं कि उसकी पेरेंटिंग माइंडलेस होगी, एंड माइंडलेस पेरेंटिंग से आपका बच्चा स्पॉइल होगा। तो वो स्पॉयलर्स क्या क्या हैं? वो स्पॉयलर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, SPOILERS। ये वो स्पॉयलर्स हैं जो कि माइंडलेस पेरेंटिंग के नतीजे में होंगे। तो इनको थोड़ा सा देख लें, और अगेन आई ट्राई टू बी ब्रीफ। तो सबसे पहला जो होगा वो ये है कि एक माइंडलेस पेरेंट अपने बच्चे के ऊपर गैर जरूरी शक करेगा, सस्पिशन करेगा, डाउट उसको करेगा। अच्छा, डाउट को समझाने के लिए मैंने एक और एक्रोनिम बनाया विच आई कॉल्ड सेंट। तो सेंट का मतलब ये है कि एक पेरेंट के लिए उसके बच्चे सेंट होने चाहिए, उसको ये लगना चाहिए कि ये सेंट है, ये कुछ भी इनके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है पीछे से। और वो फॉल्ट्स जिनको माँ बाप नॉर्मली लेके चलते हैं और सोचते हैं वो क्या होते हैं? दे डाउट देयर सिंसियरिटी, दे डाउट देयर एबिलिटीज, ठीक है, दे डाउट देयर इंटेंशंस एंड दे डाउट देयर नेचर, उनकी फितरत पे शक करते हैं। और अगर आप ये सब कुछ ना करें, यानी आप इन चीजों पे शक ना करें, तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू ट्रस्ट। तो ये सेंट से मुराद। अब नेचर सबको समझ में आ जाती है, और हमारे यहाँ बहुत कॉन्सेप्ट हम कहते हैं तुम्हारी तो फितरत ही खराब है, तुम तो हो ही ऐसे, ये जो तुम तो हो ही ऐसे है, ये चीज है। इंटेंशन भी बहुत अच्छी समझ आती है। आपने एक बच्चे को एग्जाम के लिए कहीं पे टेस्ट देने के लिए भेजा लेट से, और उसने वो फेल कर दिया टेस्ट, तो अब आप उसे कहते हैं तुमने ये टेस्ट जानबूझकर फेल किया। ये उसकी इंटेंशन पे आप शक कर रहे हैं कि तुम तो पास करना ही नहीं चाहते, ठीक है, या तुमने जानबूझ के नहीं पढ़ा था, जानबूझकर, ताकि तुम फेल हो जाओ। एक कंफ्यूजन लोगों को आती है सिंसियरिटी क्या है। सिंसियरिटी ये कि आप उसे कहते हैं कि तुमने जानबूझ के फेल नहीं किया, लेकिन तुमने सिंसियर एफर्ट नहीं डाली, यानी तुम्हें जितनी एफर्ट डालनी चाहिए थी इसकी तैयारी के लिए, जो कुछ करना चाहिए था वो तुमने नहीं किया। दैट्स सिंसियरिटी को डाउट कर। ठीक, तो आप उसकी इंटेंशन पे शक नहीं कर रहे, आप ये नहीं कह रहे कि तुमने जानबूझ के ऐसा किया, लेकिन तुम्हें जो एफर्ट करनी थी, यू आर नॉट सिंसियर विद योर एफर्ट। और एबिलिटीज क्या आप उसे कहें कि तुम तो कर ही नहीं सकते हो, तुम्हें तो मुझे समझ में आई है टेस्ट के नतीजे में कि तुम तो कर ही नहीं सकते हो, तुम ऊपर से फारग हो, तुम्हें मैथ्स नहीं आती है, ये वो, और आप उसको ज़हनी मरीज बनाने की तरफ चल पड़ते हैं अपने शक की वजह से। मैं डिटेल में और नहीं जाता। फिर इसी तरीके से दूसरी जो आपकी पेरेंटिंग का मसला होगा वो पैम्परिंग होगा। और पैम्परिंग जो है, एंड दिस इज नाउ वेरी कॉमन इन सिटीज, ठीक है, तो पैम्परिंग करके हम जो है ना, और पैम्परिंग लाड उठाना बच्चे के, तो हम क्या करते हैं, हम 3 किस्म की पैम्परिंग करते हैं, और मैं इसको UFO कहता हूं। तो पहली है एंड्यू फेवरिंग, कि आपको लगता है कि मेरा बच्चा जो है ना वो बड़ा स्पेशल है और वो कुछ गलत काम नहीं कर सकता, तो कहीं पे कोई मसला हुआ, झगड़ा हुआ, आपने बगैर सुने बगैर जाने सबसे पहले कह दिया मेरा बच्चा ऐसा नहीं, मेरा बच्चा झूठ नहीं बोलता, मेरा बच्चा झगड़ा नहीं करता, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। दूसरी जो चीज है वो फुलफिलिंग डिमांड्स है, तो आपका बच्चा आपको फरमाइश करता है और आप पूरी करते हैं, बल्कि आपकी पेरेंटिंग ये है कि आपके जहन में पेरेंटिंग का मतलब ये है कि मैंने इसकी ख्वाहिशात को पूरा करना है। तो उसने चीज मांगी और आपने उसको लाके दे दी, तो उसको जो है ना 10 साल में एप्पल की वॉच मिल गई, और 12 साल में उसको आईपॉड मिल गया, और फिर आईफोन मिल गया, और क्योंकि आपको लगता है कि दिस इज माई कंट्रीब्यूशन एंड दिस इज गुड पेरेंटिंग। और तीसरी चीज ओवर फैसिलिटेशन, एक चीज है जो कि बच्चा कर सकता है लेकिन आप उसके लिए करते हैं, वो तस्मे बांधना हो, वो उसका होमवर्क करना हो तीसरी जुमात का, वो उसके लिए कोई डायग्राम बनाना हो, व्हाटएवर इट इज, यू आर ओवर फैसिलिटेटिंग। और ये आपने इस काम के लिए नौकर रखे हुए हैं, और आप समझ रहे हैं कि बहुत अच्छी परवरिश हो रही है कि क्योंकि सब काम जो है इसके लिए कोई कर देता है, और ये किसी बहुत ही बड़े काम के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है, जो कि ये जब बड़ा होगा तो करेगा, और इसलिए हम इसको इन छोटे कामों के साथ डिस्ट्रैक्ट नहीं करते। बच्चियां हैं तो आप कोशिश करते हैं कि वो किचन की तरफ ना जाए, उनको पता ही ना हो कि कोई चीज कहाँ पे पड़ी हुई है, कभी उन्होंने घर के चोर्स नहीं किए, कभी उन्होंने इस्त्री नहीं की, कभी बच्चों ने जूते पॉलिश नहीं किए, कभी उन्होंने गाड़ी नहीं धोई, वगैरह वगैरह।
तीसरी जो चीज है जो माइंडलेस पेरेंटिंग करेगी वो ऑनलाइन। सो आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं होगा कि बच्चे ने कब ऑनलाइन जाना है, कितना ऑनलाइन जाना है, बल्कि 2 साल के बच्चे को खाना खिलाने के लिए आप यूट्यूब की वीडियो का सहारा ले रहे होंगे, आप उसको इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करेंगे। दिस इज बाय द वे नाउ सो कॉमन, जिसकी अनबिलीवेबल। फिर इसके बाद इंटिमिडेशन, आप बच्चे को, आपका तरीकेकार बच्चे से बात मनवाने का डराना है, ठीक है, तो आप उसको डराते हैं। तो ये जो डराने वाली पॉलिसी है बड़ी खतरनाक है, इसलिए कि एक खास एज तक काम करती है और ये तकरीबन टीन्स तक काम करती है। फिर पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि अब बच्चा बड़ा हो गया और अब तो जो है ना वो हमें डराने लग गया, तो अब हम उसके साथ क्या करें। सो टू स्टार्ट विद, दिस इज नॉट द वे, ठीक है। तो बच्चों को डरा कर काम या बात मनवाना पेरेंटिंग नहीं। फिर एक और चीज जो स्पॉइल, जो ये वाली माइंडलेस पेरेंटिंग करेगी, वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज में 2 पॉइंट्स हैं। एक बड़ा कॉमन होता जा रहा है कि ऐसे पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के साथ अपनी जबान में बात नहीं करते, बल्कि अंग्रेजी में बात करते हैं। आपको ये अगेन शहरों में बहुत ज्यादा नजर आएगा। दिस इज नॉट गुड। मैं इसके ऊपर एक आर्टिकल लिख रहा हूँ इंशाल्लाह, लेकिन क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ने कहा, लेकिन मैं सिंपल ये बता दूं कि आपकी वोकैबुलरी पराई जबान में नॉर्मली चंद 100 अल्फाज या मैक्सिमम 1000-2000 अल्फाज होती है। अपनी जबान में आपकी वोकैबुलरी अप टू 20,000 वर्ड्स होती है। देयर इज नो मैच। खास तौर पे वो चीजें जो कि जैसे ये बता रहे थे कि इमोशन से रिलेटेड हैं, आप वहां एक्सप्रेस नहीं कर सकते। टेक एन एग्जांपल, कितने पेरेंट्स को पाकिस्तान में पता होगा कि मैं तुमसे खफा हो गया हूं या खफा हो गई हूं को कैसे कहना। तो ज्यादातर पेरेंट्स कहेंगे आई एम सैड फ्रॉम यू, हालांकि सैड का मतलब उदास होता है, खफा नहीं। ठीक है, इट्स वेरी वेरी कॉमन। दूसरा पॉइंट लैंग्वेज से रिलेटेड ये कि ये किताब का नाम यहाँ पे लिखा है लीडरशिप इज लैंग्वेज, ये किताब है बाय डेविड मार्के। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि जिस तरह लीडरशिप लैंग्वेज है, उसी तरीके से पेरेंटिंग भी लैंग्वेज ही है। तो आपके अल्फाज आपके बच्चे को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं, उसको उठाते हैं और गिराते हैं। सो यू हैव टू यूज योर लैंग्वेज। एक तो आप वो लैंग्वेज इस्तेमाल करें जिस पे आपको कमांड हासिल है, ठीक है, और दूसरा वो उस लैंग्वेज का बहुत ही ख्याल से इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद एक पॉइंट है एजुकेशन। एजुकेशन तो स्पॉइल कैसे कर रही है, मैंने शुरू में भी बताया, ये तो हमारे लिए, हमने बच्चों के लिए खुदा से भी ज्यादा जरूरी इसको बना दिया। ठीक है, तो अगर हम, जो बच्चा ग्रेड ले लेता है, तो ओ लेवल में उसने एज शेज ले लिए, तो वो अब हम उसको एक एज ए इंसान ट्रीट करेंगे, और जिसने नहीं लिए या मैट्रिक में नहीं लिए, तो वो बेचारा ये समझेगा कि मैं जो है ना आधा इंसान हूँ, पूरे इंसान नहीं हूँ, आई डोंट डिजर्व एनी रिस्पेक्ट फ्रॉम एनीवन इन द होल सोसाइटी। और ये हम करते हैं, ठीक है, हम उसको बताते हैं कि ये हमारी वैल्यू नंबर 1। फिर उसके बाद एक पॉइंट के रिवॉर्ड्स। तो ये जो रिवॉर्ड्स बेस्ड पेरेंटिंग होती है, जिसका मतलब ये है कि बेटा तुम नमाज पढ़ लो तो तुम्हें ये चीज मिलेगी, तुम रोजा रखोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, तुम स्कूल जाओगे तो फिर ऐसे होगा, तुम्हारा ग्रेड आएगा तो ये होगा, ये बहुत खतरनाक चीज है। तो रिवॉर्ड बेस्ड पेरेंटिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगेन बच्चे को सही काम सही वजह से करना चाहिए। यू क्रिएट एन एनवायरमेंट, यू गिव हिम अवार्ड्स, यानी उसने कोई अच्छा काम किया है तो आपने उसके साथ डील नहीं बनाई थी, आपने उसको एक चीज दी सो दैट ही फील्स हैप्पी। ठीक है, उसने रोजा रखा था, आपने जो है ना उसके लिए उस दिन बाहर से खाना मंगवा दिया या उसकी फेवरेट डिश पका दी, अच्छी बात। उसने नफली रोजा रखा था और आपने ऐसा कर दिया, बहुत अच्छी बात है। उसने अभी उस पर रोजे फर्ज नहीं है और आप कर रहे हैं, और आप एक एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं, और उस दिन शरबत भी बनता है और उस दिन पकौड़े भी बनते हैं, सारा कुछ बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये डील नहीं होनी चाहिए कि तुम रोजा रखो बेटा तो फिर उसने जो है ना हम तुम्हारे लिए फलानी चीज मंगवाएंगे। और आखिरी पॉइंट जो जरा ज्यादा लंबा है लेकिन हम इसको टाइम की वजह से शॉर्ट करेंगे, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। आप सारे जानते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत अजीब सा हो चुका है, और इस लाइफस्टाइल की क्या खसूसियात है, इसकी खसूसियात इस ड्रेस एक्रोनिम के अंदर है। तो हमारी डाइट जो है ना वो प्लांट बेस्ड नहीं है, बल्कि प्लांट बेस्ड है, यानी वो पौधों से नहीं आ रही है बल्कि फैक्ट्रियों से आ रही है। हमारी जो रूटीन है वो नमाज के साथ जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि वो वर्क आवर्स के साथ जुड़ी हुई है। तो संडे और सैटरडे को कोई रूटीन नहीं होता, ठीक है, और बाकी दिनों में भी हम बड़ी मुश्किलों से सो पाते हैं। बच्चे अक्सर, अगर छुट्टियां हैं कुछ भी है, सारी सारी रात जाग रहे हैं, विच इज एक्सट्रीमली अनहेल्दी। डिटेल में मैं नहीं जाता। एक्सरसाइज हमारी जिंदगी का एक हिस्सा नहीं है। अगेन, हमसे पहले वालों की इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए कि वो नॉर्मल रूटीन में इंतहाई ज्यादा एक्सरसाइज करते थे। लेकिन आज हम घर से निकलते साथ दरवाजा खोल के गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी से उतर के अपना काम करते हैं और वापस। तो हमें और हमारे बच्चों को शदीद जरूरत है एक्सरसाइज। सनशाइन बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान का। आप डॉक्टर हैं, आप जानते होंगे, WHO की शायद जो रिकमेंडेशन है पाकिस्तान के लिए वो ये है कि अगर सिम्टम्स हैं किसी को विटामिन डी डिफिशिएंसी के, टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, 4-5 हज़ार रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप शुरू कर दें उसको। तो वी आर अ विटामिन डी डेफिशिएंट कंट्री। खास तौर पे हमारी फीमेल्स को बहुत प्रॉब्लम है, वो कवर करती हैं, वो कम निकलती हैं घरों से। वी हैव टू डू समथिंग फॉर दैट।
क्योंकि ये आगे जाके उनकी जिंदगी में बल्कि बहुत कम उम्र से ही मसाइल शुरू हो जाते हैं। कोई हेयर लॉस का शिकार है, कोई दर्द का शिकार है, कि किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, कभी क्या करें। और आखिरी चीज स्लीप, तो हम जानते हैं हमने रातों को जागना और दिनों को सोना शुरू कर दिया है। हमारे आवर्स ऑफ स्लीप कुछ के बहुत ज्यादा हैं, कुछ के बहुत कम हैं। ठीक है, जो ज्यादा मसरूफ है वो मुश्किल से 4-5 घंटे पूरे कर रहा है, जिसकी जॉब चली गई है तो वो सारा सारा दिन सो रहा है। बोथ ऑफ दिस इज वेरी अनहेल्दी, वी हैव टू वर्क ऑन दैट। जी ऐसे। अच्छा, क्वेश्चन आंसर्स आखिर में कर नहीं, इसी सवाल से शुरू करेंगे। मैं कहता हूँ कि ये हो जाए, मुझे थोड़ी सी नमाज की टेंशन है और थोड़ी सी इस बात की टेंशन है कि हम वो, ठीक है, तो फिर हम इसको लेते हैं, इसी से शुरू करेंगे, क्योंकि हम अभी पॉइंट नंबर 1 ही हमने सिर्फ किया है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 जो है वो हाउ मच टू बॉदर अबाउट फॉर पेरेंटिंग। मैं इसमें एक छोटी सी चीज समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और वो ये कि एक मुसलमान के ईमान का ये हिस्सा है कि इनपुट उसके हाथ में है, आउटपुट अल्लाह के हाथ में। सो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्शंस, वी विल बी हेल्ड अकाउंटेबल कि हमने क्या किया। इन बोथ केसेस, अगर आपने सब कुछ गलत किया और आपके बच्चे सही रास्ते पे हैं, तब भी आपसे सवाल होगा, क्योंकि आपने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। ये अल्लाह की मेहरबानी थी कि उन्होंने, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बच्चों को गाइड कर दिया। और अगर आपने सब कुछ सही किया है और आपके बच्चे खुदा ना खास्ता सही रास्ते पे नहीं है, तो ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा पैगंबरों के साथ भी हुआ है। ये हमारे हाथ में नहीं है, वी कैन नॉट कंट्रोल दैट। और ये बताना क्यों जरूरी है, ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ऐसा नहीं हम समझते, अगर ये चीज हमें क्लैरिटी से नहीं पता होती, तो क्या होता है, ये मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट नो योर लिमिट्स। इसमें आप मल्टीपल जवाब भी दे सकते हैं, 3 आप क्लिक कर सकते हैं, तो क्या होता है जी। जी, तो बड़ा क्लियरली वी नो कि ये 3 चीजें जो है ना होती हैं, हम होपलेस हो जाते हैं, ठीक है, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं और हम एंशियस होते हैं। सो दिस इज अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंस। अच्छा जी, तो ये हो गया, मैं अब जरा सा ज़ाहिर रश कर रहा हूँ। और तीसरी चीज, व्हेन डज पेरेंटिंग स्टार्ट। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, इसलिए कि मैं इसमें ये बताता हूँ कि पेरेंटिंग स्टार्ट्स एक्चुअली बिफोर मैरिज। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि चूजिंग योर पार्टनर, वही पॉइंट होना चाहिए कि यू शुड बी चूजिंग ए पार्टनर थिंकिंग ऑफ देम एज द पेरेंट ऑफ योर चाइल्ड। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने कहा था, जब उनके पास एक मजूसी आया अपने बेटे की शिकायत लेके, और उन्होंने कहा कि बेटा मेरी बात नहीं मानता और सब कुछ, तो हजरत उमर ने कहा चलो बुलाओ उसको। जब उस बेटे को बुलाया गया, तो इससे पहले कि हजरत उमर उससे कुछ कहते, उसने एक बात पूछी। उसने कहा कि भाई मुझे ये जरा बता दें कि मेरे भी कुछ हकूक हैं अपने वालिद से या नहीं। उन्होंने कहा हाँ हैं। तो बताएं वो क्या है। उन्होंने कहा जी 3 चीजें। उन्होंने कहा एक हक तुम्हारा ये है कि तुम्हारे बाप ने एक अच्छी माँ से, यानी शादी करते वक्त उन्होंने चूज किया हो कि ये मेरे बच्चे के लिए एक अच्छी माँ बन सके। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि तुम्हारा अच्छा नाम रखें, ठीक है। और तीसरी चीज कि तुम्हें कुरान सिखाएं। सो जो हम बात कर रहे थे इन कन्वर्सेशंस की और स्किल्स की, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये। तो उस बच्चे ने आगे से कहा कि मेरे वालिद ने मेरे लिए, सॉरी ये मजूसी शख्स नहीं था, आई एम रियली सॉरी, ये मुसलमान ही था, तो मेरे लिए मेरे वालिद ने मजूसी माँ जो है ना वो चुनी है, जिससे हमें पता है असल में तो शादी भी नहीं हुई। तो उसने कहा मेरे लिए वालदा तो उन्होंने ऐसी चुनी। मेरा नाम उन्होंने क्या रखा, जुलालान। जुलालान जो है ना, इस डंग बीटल को कहते हैं, जिसकी यहाँ पे तस्वीर बनी हुई है, ये जो गोबर का कीड़ा होता है, इसका कुछ नाम भी है। हम उस दिन क्या नाम हम डिस्कस कर रहे थे, हाँ, पश्तो और उर्दू में भी शायद उसको गूंगट कहते हैं, पंजाबी में गूंगट कहते हैं, ये इसके लिए क्यों। और तीसरा कहते हैं कि मुझे उसने कभी कुरान से कुछ नहीं सिखाया। तो मतलब हमें भी, लेकिन यहाँ पे इस सबको हाईलाइट करने का मतलब ये है कि इट शुड एक्चुअली स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल, एक्चुअली एज अर्ली एज पॉसिबल, और हमारे लिए एज सून एज पॉसिबल। सो वी आर लेट, वी आर ऑलवेज लेट इन दिस। तो हमें जो है ना
अपना पूरा फोकस जो है इस चीज की तरफ देने की जरूरत। फिर इसके बाद एक पॉइंट है और वो ये है कि वेयर टू प्रैक्टिस। तो देखें यहाँ घरों की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है, होम एज द रेस्क्यूअर्स, ठीक है। तो होम रेस्क्यूअर है तो इसका मतलब क्या है? होम रेस्क्यूअर का मतलब ये नंबर 1 आर से है कि जी द रिसोर्सेज, एज अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज आपके घर में मौजूद होने चाहिए। अगर आपके घर में बच्चे को हर वक्त टैब मिलती है, अगर आपके घर में हर वक्त उसको मोबाइल मिलता है, अगर हर वक्त उसको टीवी नजर आता है, तो वो नेचुरली इन चीजों के साथ होगा। अगर आप उसको कागज पेंसिल ला के देंगे वो ड्राइंग करेगा, अगर आप उसको किताबें लेके देंगे वो खोलेगा, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें, और बड़े बच्चे होते जा रहे हैं तो कुछ साइंस का अपरेटस होना चाहिए, कुछ टेक्नोलॉजी की चीजें होनी चाहिए, ला कर दें उसको, खूरदबीन कहते हैं शायद, वो ला कर दें और इस किस्म की चीजें ला कर। फिर एनवायरनमेंट, हमारी जिम्मेदारी है एज पेरेंट्स के घरों को अट्रैक्टिव बनाएं बच्चों के लिए। और अट्रैक्टिव का मतलब ये है कि खासतौर पे छोटे बच्चों की बात हो रही है तो सेफ हो, हमें हर वक्त उनके ऊपर चिल्लाना ना पड़े, इसको हाथ ना लगाओ, उसको हाथ ना लगाओ, यहाँ ना जाओ। कम से कम घर में तो वो खेल सकें, घर में तो वो आजाद महसूस करें, स्पेशियस हो, उनके पास अपनी जगह हो खेलने की, ठीक है, अपीलिंग हो। चाहे आप रंग डालते हैं, चाहे आप टॉयज लाते हैं, चाहे आप जैसा भी उसको अपीलिंग बनाते हैं आप उसको बनाएं, ठीक है। क्रिएटिव हो, जैसा मैंने कहा कि कुछ चीजें, ऐसा सामान भी क्रिएटिविटी का उनको मैसर हो, धूप आती हो, रोशनी इनफ हो, रात के टाइम पे भी हवा आती हो, ये सब हमारी जिम्मेदारी। फिर इसके बाद घर के स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ, और स्ट्रक्चर समझाने के लिए मैं एक मिसाल देता हूँ कि देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके वालिदैन को घर में विद रिगार्ड्स टू पेरेंटिंग सबसे ज्यादा एतराज किस डिवाइस या चीज के ऊपर था, क्या चीज उनको सबसे बुरी लगती थी, तो आप क्या जवाब देंगे? हमारे पेरेंट्स को क्या बुरा लगता था? जिससे हमें दूर टीवी बुरा लगता था। अब आप जरा सोचें, आज अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अच्छा डिवाइस कौन सा है, तो आप कहेंगे कि टीवी, खासतौर पर अगर आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, क्योंकि आप कहेंगे कि यार उससे फायदा ये होता है कि मुझे नजर आता है वो क्या देख रहे हैं, मुझे सुनाई देता है कि वो क्या सुन रहे हैं, वो सेंट्रली बैठे होते हैं, एक साथ बैठे होते हैं, मेरे साथ बैठे होते हैं, और जो हो रहा होता है उसको हम डिस्कस भी करते हैं। बाकी सारे डिवाइसेस तो जा चुके हैं। तो देयर सम स्ट्रक्चर इन प्लेस जस्ट बिकॉज ऑफ टेलीविजन पे अगर कुछ देखा जा रहा है। अब आप इसको निकाल दें और आप सोचें कि हर एक के पास अगर अपना डिवाइस हो, अपना गैजेट हो, अपने हेडफोन्स हो, ये सारा कुछ, तो देयर इज नो स्ट्रक्चर लेफ्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से घर के अंदर रूटीन्स होने चाहिए, घर के अंदर जो है ना असूल होने चाहिए कि इन चीजों को कैसा इस्तेमाल करना है, कितने बजे नेट बंद हो जाता है, कितने घंटे डिवाइस इस्तेमाल करने की जरूरत है। ऑल ऑफ दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। जिस घर के अंदर स्ट्रक्चर नहीं है उस घर के हालात बहुत बुरे हैं, और उसमें आप बार बार एग्जॉस्ट होते हैं, आप कंटिन्यूसली चीखते चलाते ही रहते हैं, और आप हर वक्त बच्चों का भी गजब ले रहे होते हैं क्योंकि उनको कहना पड़ता है ये दे दो, ये ना करो, नहीं मैं अभी तो इस्तेमाल किए। तो देयर इज नो स्ट्रक्चर एंड नो रूल्स इन प्लेस। फिर इसके बाद कोलैबोरेशन। तो आपको बच्चों के साथ, जो यहाँ पे बात भी हो रही थी, आपको उनसे मशवरे करने हैं, आपने उनको बिठाना है, उनसे पूछना है, और ये आप उनके मशवरों पर अमल ना करें, लेकिन आप 5 साल के बच्चे से भी पूछ सकते हैं, बेटा हम गाड़ी खरीद रहे हैं, हमें कौन सी खरीदनी चाहिए, और वो आपको कहता है कि हमें जो है ना लैंड क्रूजर खरीदनी चाहिए। फिर आप उससे पूछते हैं, अच्छा बेटा लैंड क्रूजर क्यों खरीदनी चाहिए? फिर आपको बड़े इंटरेस्टिंग जवाब मिलेंगे, एंड दैट्स योर टाइम व्हेन यू कैन फिक्स देयर वैल्यूज एंड मेक देम अंडरस्टैंड, ठीक है। तो कहेगा जी इससे लोग जो है ना बहुत मुतासर होते हैं। तो आप पूछेंगे लोगों को मुतासर करना क्यों जरूरी है? वाई इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर यू? क्या हमारा अपना कंफर्ट जरूरी नहीं है? क्या हमारा अपना बजट जरूरी नहीं है? एंड थिंग्स लाइक दैट। तो कोलैबोरेशन। फिर यूनिटी। यूनिटी से मुराद ये है कि सारे का सारा घर, आपका ये बड़ा प्रोजेक्ट है कि सारा घर जो है एक कॉमन पर्पस और एक कॉमन गोल और कॉमन वैल्यूज पे हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसकी डिटेल में आज नहीं जा सकता, लेकिन हम जब वो टॉक्सिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो कुछ वैल्यूज हमें वेस्ट दे रहा है, कुछ वैल्यूज हमें स्कूल दे रहा है, कुछ वैल्यूज हमें माशरा दे रहा है, और बड़ी खतरनाक वैल्यूज है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ऑनेस्टली हम पेरेंटिंग नहीं कर सकते सबसे पहले तो मियाँ बीवी एक पेज पे हुए बगैर। और एक पेज का मतलब क्या है? सेम वैल्यूज। तो बड़ी बड़ी चीजों में सेम वैल्यूज होनी। अगर आपकी वैल्यू, मतलब आप खुद सोचें, आप वैल्यू करते हैं कैरियर को, पैसा कमाने को, और वर्ल्डली, मतलब हाँ लेट्स से, और आपका स्पाउस जो है वो वैल्यू करता है आखिरत की सक्सेस को, ठीक है। वो कहता है कि पैसा जो है ना इतना होना चाहिए कि हमारे लिए काफी हो, और बाकी इनसिक्योरिटी की जरूरत नहीं है क्योंकि रिस्क अल्लाह की तरफ से फिक्स है, इसके पीछे भागने की भी जरूरत। क्या होगा? और यही तसादम इस वक्त हो रहा है। ज्यादातर जो हम देखते हैं, जो जो मसाइल हैं मियाँ बीवी के आपस में,
और अच्छा जब हम देखते हैं कि बच्चों के मसाइल हैं तो दे कम बैक टू द पॉइंट कि अच्छा असल में जो है ना माँ बाप के आपस के वैल्यूज का तसादुम, ठीक, ये बहुत जरूरी। फिर इसी तरीके से एंटरटेनमेंट, तो भाई एक मुसलमान घराने के अंदर एंटरटेनमेंट का बेतहाशा सामान होता है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। और एंटरटेनमेंट में आप शुरू करते हैं, सबसे पहले तो आप सोचते हैं कि एंटरटेनमेंट का मकसद है स्टिमुलेट करना इंटेलेक्ट को और फिजिकल हरकत को, और फिर आप उसकी तरफ आ जाते हैं गेम्स की तरफ, आप आते हैं स्पोर्ट्स की तरफ, आप आते हैं कन्वर्सेशंस की तरफ, ठीक है, आप आते हैं पजल्स की तरफ, एजुकेशनल गेम्स, ये मेंटी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ये मेंटी के जरिए आप बहुत कुछ बच्चों के साथ जो है ना कर सकते हैं और वो बहुत इंजॉय करते हैं, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और इसी तरीके से आप करंट इवेंट्स को, कितने लोगों ने, पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, कितने पेरेंट्स ने बारबी का मूवी आई तो बारबी को डिस्कस किया अपने बच्चों के साथ? नहीं करते। तो बाय चांस मैंने भी नहीं करना था, लेकिन मेरी बेटियों ने मेरे साथ डिस्कस कर दिया, और वो जब डिस्कशन हुई तो इट एंडेड अप इन आई थिंक 6-7 पेज आर्टिकल। वो आर्टिकल इंशाल्लाह आप लोग अगर मेरे ब्लॉग पे जाएंगे तो वहां पे पढ़ा भी हुआ है, और आप हैरान हो जाएंगे मेरी तरह देख करके, बारबी से ज्यादा डेंजरस शायद ही कोई टॉय हो फॉर यंग गर्ल्स, नॉट अकॉर्डिंग टू मी बट अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट एंड प्रोफेसर। ठीक है, तो बड़ी डिटेल में मैंने वहां पे लिखा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी मूवी बना के उसको सारा कुछ कर रहे हैं, बहुत बहुत ही पॉम्प एंड शो के साथ। तो मतलब वो कह रहे हैं कि एक बच्ची जो है वो अगर खाली तस्वीर देख लेती है बारबी की तो उसको बॉडी इमेज के इश्यूज शुरू हो जाते हैं अपने, और राइटली सो। क्यों? क्योंकि बारबी ए कोई डॉल नहीं है, वो कोई गुड़िया नहीं है, बल्कि 20 साल की लड़की है, और भी उसकी जो उन्होंने फिजिक बनाई हुई है वो एक्चुअली एनाटॉमिकली क्लोज टू इम्पॉसिबल फिजिक है। तो उसको कोई बच्ची देखेगी तो उसको लगेगा कि जी मेरी बॉडी के अंदर तो बहुत सारे फ्लॉज हैं, ये वो कह रहे हैं। और भी बहुत से इश्यूज है, मैंने उस आर्टिकल में डिस्कस किए। ठीक है, तो रोल प्ले, डॉल प्ले, ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन डॉल प्ले वो वाली डॉल जो कि ओरिजिनली जिससे खेलते थे और जिससे बहुत कुछ सीखते थे। और फिर इसके बाद आखिरी चीज रेस्क्यूअर में क्या है? रीडिंग कल्चर। घरों से रीडिंग का कल्चर चला गया। और प्लीज आप भी कोशिश करें, अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो मोबाइल के ऊपर ना पढ़ें। अगर पढ़ना ही है, बहुत भी अगर करना है तो किंडल पे पढ़ें, लेकिन बेहतर है कि किंडल पे भी ना पढ़ें, हार्ड बुक के ऊपर पढ़ें। एग्जैक्टली हार्ड बुक के ऊपर। फजर के बाद आपका रूटीन हो कुछ कुरान पढ़ने का, तफसीर पढ़ने का, और रात को सोने से पहले आपका रूटीन हो किताब पढ़ने का। बच्चे जो है ना आपसे देख के सीखेंगे, और इसी तरीके से आप उनको स्टोरीज भी सुनाएं और वहां से ही सुनाएं, और जो चीजें आपने दिन में पढ़ी आप उनके साथ डिस्कस करें। तो Right now, she has a connection of 3,500. माशाल्लाह, Yes, it is बहुत बड़ा अच्छा है। नो डाउट, नो डाउट, अगर करें। बस उसमें फिर एक बात आती है जो कि मैंने अपने एक और आर्टिकल में लिखा हुआ है, कि आप हैरान होंगे कि आप बुक्स के मामले में भी यू हैव टू बी वेरी पिकी एंड चूजी। ठीक है, बहुत कंटेंट। और मसला क्या है? मसला और ये जहन में नहीं आता। हम वो जनरेशन के लोग हैं जो कि कहते हैं बस बच्चा रीडिंग करने लग जाए। नहीं है, काफी नहीं है। रीडिंग करने लग जाए का मतलब हम कह रहे हैं बच्चा खाने लग जाए। बच्चा तो खाएगा, लेकिन जंक फूड खाएगा, जहर खाएगा, ये अच्छी बात नहीं है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो मैं यहाँ बताता चलूं कि डिज्नी के 17 कैरेक्टर्स LGBTQ हैं, और टोटल टीवी के ऊपर जो कार्टून्स और एनिमेटेड मूवीज आती हैं उसमें 256 कैरेक्टर्स हैं, शायद 269 कैरेक्टर्स हैं जो कि LGBTQ हैं। और ये कार्टून्स की बात हो रही है, और ये हमारे बच्चे देखते हैं, कभी यूट्यूब पे देखते हैं, कभी टीवी पे देखते हैं, और हमें तो पता ही नहीं है क्योंकि हमने नहीं देखते ना, हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हम वो नहीं करते। सही। हाँ, काउंटर नैरेटिव बिल्ड होता है तो बाहर जाके अगर वो बाहर जाए वो कुछ पेश हो जाए ना, हाँ वो जल्दी इंप्रेस हो। सही है। 2-3 बातें मेरे, अगेन थोड़ा सा स्टाइल की बात है ये, लेकिन बात ये है कि अननेसेसरीली कम उम्र में एक्सपोज करने की नहीं जरूरत। एक मैं थोड़ा सा, दूसरी बात
कितने पेरेंट्स होंगे जिनकी एबिलिटी है काउंटर नैरेटिव देने की, कितने पेरेंट्स होंगे जिनके पास टाइम है काउंटर नैरेटिव देने का, और कितने पेरेंट्स होंगे जो कि वाकई ये दोनों चीजें होने के बावजूद टाइम भी है, एबिलिटी भी है, लेकिन वाकई कर रहे हैं। तो हमारे पास वर्जिश करने का टाइम भी है, एबिलिटी भी है, लेकिन हम वर्जिश करते नहीं। मतलब मैं कह रहा हूं कि ये तो जो आपका पॉइंट है, अगर आपने करना है ये चीजें डिस्कस, तो आप जैसा मैंने कहा, आप हैरी पॉटर को डिस्कस, अच्छा हैरी पॉटर बाय द वे बड़ा स्ट्रांग अटैक है अकीदा के ऊपर भी, ठीक है, बड़ा स्ट्रांग अटैक है हमारे अकीदा के ऊपर। तो मतलब डिपेंड करता है। तो मैं कहूंगा कि आप उनको इंट्रोड्यूस कराएं और आप उन्हें बताएं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मतलब फिक्शन बना के उन्होंने हमारे बच्चों के लिए जन्नत जहन्नम को फिक्शन बना दी। हमारे बच्चों के लिए वो चीजें फिक्शन हो गई, समथिंग जो कि मस्ट था, जिसके अंदर ईमान होना, ऐसे ईमान होना जैसा हमारा जो चीजों को हम देख रहे हैं ईमान है, तो उसको उन्होंने फिक्शन बना दिया। बस ये पता नहीं, ये बस ऐसा ही। तो आई एग्री, काउंटर नैरेटिव वेरी इंपॉर्टेंट। सही है। हाँ, बिल्कुल सही। ऐसे That is very important to get the 100 marks beside, what are your values? Even के बच्चों को यहाँ जाते हैं, parents talk to the children when ऐसे बच्चे देखते हैं, ये तो कहते हैं पढ़ने की जरूरत नहीं, बाबा ने बोल में बात कर। सही सही, अनफॉर्चुनेट। ठीक, अच्छा जी, तो ये जी जी। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो चलिए, मैं इसका भी, ये दो हो गए जो कि अब रहते हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम आ गए सेकंड लास्ट पॉइंट पे अल्हम्दुलिल्लाह, और वो है हु टू वर्क ऑन। किस पे काम करना है? मैंने आपको कहा आपने अपने आप पे काम करना। अच्छा, अपने आप पे काम करना, तो मैंने यहाँ पे लिखा है रिलेशनशिप याहू। ये भी अगेन आसानी के लिए, याहू से क्या बन रहा है, ये वो सारे ताल्लुकात की डायमेंशंस हैं जिनके ऊपर आपने काम करना है। तो आपने सबसे पहले अपने साथ अपना ताल्लुक बेहतर बनाना है। तो पहला वाई जो है वो योर सेल्फ के लिए, ठीक है। तो और ये सबसे पहला पॉइंट है, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। आपका अल्लाह के साथ भी ताल्लुक तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक आपका अपने साथ ठीक नहीं। तो आपने पहले अपने साथ अपना ताल्लुक बनाना है, समझना है मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, सब कुछ। उसके बाद, और ये बड़ा लंबा प्रोसेस है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस, कभी खत्म होने वाला नहीं, जिसको कि मार्फत नफ्स भी कहा जाता है। तो आपने पहचानने की कोशिश अपने आप को करते रहना है और अपने ब्लाइंड स्पॉट्स पहचानने। दूसरा जो है, आपने अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ अपना रिलेशनशिप ठीक करना है। तो आपने समझना है कि आपके क्या फराइज हैं, क्या आपकी ड्यूटीज हैं टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू तआला, ठीक है। और उस रिश्ते के अंदर खूबसूरती लेके आनी है, ऐसी खूबसूरती के आपके ऊपर अल्लाह ताला इम्तिहान भेजे और आप जो है सब्र जमील से आप हंस के उस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से अपने हैबिटाट के साथ, तो अपने माहौल इर्द गिर्द जो भी चीजें आपकी हैं, तो चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो पानी है, चाहे वो दरख्त हैं, पौधे हैं, सबके साथ हम देखते हैं आज हमारे सामने पानी बह रहा होगा, हम गुजर रहे होंगे और हमें परवाह नहीं होगी, ठीक है, हमें एहसास नहीं होगा, हमारे बच्चों को एहसास नहीं होगा। पंखा लगा होगा, कोई बंद नहीं करेगा, एनर्जी जाया हो रही है ना, ठीक है, ये नेचर, ठीक। तो हमें इस चीजों का समझना है। फिर इसी तरीके से आखिरी दो जो है ना, पहला ओ जो है वो आवर्स है, इसमें हमारे अपने आते हैं, तो अपनों के साथ ताल्लुक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ताल्लुक इसमें आपके लिए आपका स्पाउस है, ठीक है। और अगर स्पाउस, ये समझने की जरूरत है कि अगर स्पाउस और आप, जैसा मैंने उस वक्त भी कहा, एक पेज के ऊपर नहीं है इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यूज, इन टर्म्स ऑफ देयर गोल्स, इन टर्म्स ऑफ देयर पर्पस इन लाइफ, तो पेरेंटिंग बहुत ही
उसमें बहुत ही कशीदा रहेगी, बहुत ही जो है ना उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और बच्चों के ऊपर बहुत ही खराब असर डालता है। नामुमकिन नहीं होगी लेकिन मुश्किल बहुत ज्यादा हो जाएगी। और फिर आखिर में औरों के साथ हमारा ताल्लुक, तो आज जो पराए हैं, ठीक है, जो जिसमें के हमसाए आते हैं, जिसमें सोसाइटी एट लार्ज आती है, सब लोग आपके कुलीग्स वगैरह आते हैं, तो वो आज इसमें हम बहरहाल इतने बुरे नहीं है इंटरेस्टिंगली। तो हमारा जितना करीबी ताल्लुक होता है उसको मेंटेन करने में उतनी हमें तकलीफ होती है, जितना दूर का ताल्लुक होता है वो फिर भी जो है ना एक रस्मन हम मेंटेन कर ही लेते हैं, वहाँ पे हम मुस्कुरा भी लेते हैं, वहाँ पे हम अपने ऊपर एक मास्क चढ़ाकर गुजारा कर भी लेते हैं। एहसास को, एक चीज तो एम्पथी हो सकता है कि मतलब औरों का एहसास होना कि आप एम्पथाइज करें लोगों के साथ, और एम्पथी भी हमारे जो पूरा मॉड्यूल है उसके अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस होता है जी। तो दीन के मुताबिक, मतलब दीन के मुताबिक मुझे जहन में तो यही एम्पथी आ रहा है कि समवन हु इज एबल टू पुट देमसेल्व्स इन द अदर पर्सन स्किन और शूज, यानी उसको उसका एहसास है। और आप, मैं समझ रहा हूँ, आप बच्चों के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं कि काश जैसे वो पानी की मिसाल हुई ना, तो उनको ये एहसास हो जाए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारा जो है ना एक आप कह लें कि एक गोल है। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा ही। ओके, मैं मैं अच्छा, आपका जो सवाल है उसका जवाब हमारे अभी स्लाइड्स की आखिरी स्लाइड जो नफ्सिया वाली है उसमें आएगा। मैं भी उसमें आप कनेक्ट करके आपको दूंगा इंशाल्लाह। सो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज नफ्सिया, इट्स समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपकी बात ये भी ठीक है कि ये कहने से नहीं होता, ये वो करने से, देखने से सीखते हैं। हम डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। तो हमने ये कहा कि जब ये रिलेशनशिप सीधे होंगे तो हमारा मिजाज दुरुस्त होगा, हमारा ताल्लुक अपने बच्चे के साथ ठीक है, और हमारा ताल्लुक अपने स्पाउस के साथ ठीक है, और हमारा ताल्लुक अपने पेरेंट्स के साथ ठीक होगा। और फिर हमारी जो पेरेंटिंग है उसकी कुछ और ही शक्ल निकलेगी, फिर हम असल में पेरेंटिंग करने के काबिल हो जाएंगे। तो यू कैन थिंक ऑफ दिस एज ए प्री रिक्विजिट ऑफ डूइंग पेरेंटिंग। और वो भी जो हम करने जा रहे हैं आसान, इसके बाद जो हम करने जा रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है। तो आप 100%, बिल्कुल 100% है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी कि गुड रोल मॉडल फॉर योर चाइल्ड, तो आप तभी रोल मॉडल बनेंगे जब आप ये चीजें कर रहे हैं, वरना आप रोल मॉडल नहीं। और आखिरी चीज, यहाँ पे आप असल में रोल मॉडल से बढ़ के बनना चाहेंगे, विच इज द फेवरेट पर्सन ऑफ योर चाइल्ड, ठीक है। तो ये हो गया। तो अच्छा, जब आप ये करते हैं तो आपके अंदर कुछ खसूसियात आ जाती हैं। मैं इसको थोड़ा स्किप करता हूँ, लेकिन इसी तरह की कि फिर आप जो है ना टॉन्ट नहीं करते, बिलिटल नहीं करते, क्योंकि आपके जो पर्सनालिटी के इश्यूज हैं वो खत्म हो चुके होते हैं, और आप फिर अटेंटिव कंपेनियन होते हैं अपने बच्चे। ये आउटकम्स है याहू। अब हम आगे लास्ट की तरफ, और वो ये है कि वो ग्रेटर गोल्स क्या है। तो 4 गोल्स बेसिकली मैंने रखे हैं, और मैं समझता हूँ कि इसमें सब कुछ कवर होता है, पूरी पेरेंटिंग कवर होती है जो आप बात करें वो भी इंशाल्लाह। तो पहली चीज जो है, जो कि पेरेंट्स, बहुत से पेरेंट्स आज नावाकिफ हैं जिससे, वो ये है कि हमारा असल काम अपने बच्चों का अकीदा दुरुस्त करना, बनाना, डेवलप करना, स्ट्रेंथन करना, आप जो भी इसको कहना चाहते हैं। और जब मैं अकीदा कहता हूं तो मेरी मुराद अदर देन द फॉर्मल अकीदा कुछ खास कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो बहुत ही जरूरी हैं रोजाना हैमर इन करना। और ये वो फर्क है, मैं यहाँ डिटेल में नहीं जा सकता, ये पूरा एक मॉड्यूल है, हर एक अकीदा भी एक मॉड्यूल है सब। तो हैमर इन करना, तो मिसाल के तौर पे ये जो अल उक़दतुल कुबरा है, ये जो बड़े सवालात है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझसे पहले कौन था, मेरे खत्म हो जाने के बाद क्या होगा, इन सवालों के जवाब ये हमारा अकीदा फॉर्म करते हैं, नंबर 1। फिर इसी तरीके से हम ईमान पे तो हैं, लेकिन हम ईमान पे किस रास्ते से पहुंचे हैं, क्या वो रास्ता ठीक भी था या नहीं, क्या हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे वालिदैन थे, क्या हम इसलिए कि हम इमोशनल हो गए थे, किसी की पसंद में हम मुसलमान हो गए, क्या हम इसलिए कि कोई और वाकया हमारी जिंदगी में पेश आया। नहीं, हमारी ईमान की जो फाउंडेशन है वो इंटेलेक्चुअल होनी चाहिए, और हमें इसी तरीके से अपने बच्चों की ईमान की फाउंडेशन भी इंटेलेक्चुअल बनानी है। जब तक ये नहीं होगा, दे आर एट रिस्क। और आज जो ऑनस्लॉट है वो इंटेलेक्चुअल है। तो वेस्ट में बैठे हुए लोग जो कि हमें चैलेंज कर रहे हैं हमारे अकीदा के मामले में, और हमारे लोग जवाब देने के काबिल नहीं होते,
और हमारे बच्चे जब घर आते हैं आपसे पूछते हैं, मौलवी से पूछते हैं, इमाम से पूछते हैं, जब उनको जवाब नहीं मिलता तो बड़े खामोशी से वो बस अपनी तरफ से डिनाउंस कर चुके होते हैं दीन। और इसी तरीके से रिस्क का कॉन्सेप्ट, अजल का कॉन्सेप्ट, तवक्कल का कॉन्सेप्ट, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि दिन रात बच्चों को समझाने की जरूरत है। रियली इस पर जितना भी काम किया जाए कम। तो ये अकीदा रिलेटेड चीज होगी। दूसरी जो चीज है जिसको मैं इंतहाई जरूरी समझता हूँ वो सेल्फ एस्टीम डेवलप करना है। अगेन इस पर भी बहुत डिटेल में हम जाते हैं, बहुत इस पर डिटेल्ड एक आर्टिकल भी है 7-8 पेज का, और सब और काफी डिटेल इस पे हमारे जो मॉड्यूल है उसके अंदर इस पे कंटेंट मौजूद है। लेकिन एक इंसान यूजुअली गलत काम अपने लो सेल्फ एस्टीम की वजह से करता है। तो अगर हम एक बच्चे का सेल्फ एस्टीम ठीक रखते हैं, ना उसको बनावट की जरूरत है, ना उसको दिखावे की जरूरत है, ना उसको करप्शन की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत उसको नहीं रहती, वो अपने आप में अपने आप पर फख्र करने के काबिल है, और वो भी सही वजूहात की बिना पे। उसको अपने आप पे फख्र इसलिए नहीं है कि उसके पास पैसा बहुत है, इसलिए नहीं है कि उसको अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बना दिया, इसलिए नहीं है कि उसके ग्रेड बहुत अच्छे आ गए, बल्कि फॉर सम अदर रीजंस, एंड दिस इज आवर जॉब। सो ये वो चीज है जो कि हमें बहुत ही ख्याल से करनी है। दो, तीसरी चीज, हमने अपने बच्चों का अक्लिया डेवलप करना, एंड वी अंडरस्टैंड दिस पार्टली। सो जो पार्ट है यहाँ पे स्टेम का, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, वो हम कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे लाइफ स्किल्स वाला है उसमें भी हम थोड़े से सफर कर रहे हैं। तो उसमें कुछ लोगों ने ये काम CIEs के O लेवल, A लेवल के हवाले कर दिए कि वहां पे जो है ना वो क्रिटिकल थिंकिंग सीख लेंगे, लेकिन अक्सर ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। और कुछ ने जो है ना इसको तवज्जो ही नहीं दी, तो ये भी हमें करने की जरूरत है। लेकिन इस सबसे पहले हमें अपने बच्चों को कुछ बेसिक फिक्र भी सिखानी है, और हमने अपने बच्चों को कुछ बेसिक सीरा भी बतानी है, ठीक है। और जब हम ये सब बताते हैं और करते हैं तो साथ ही फिर हमने ये इंश्योर करना है कि हमारे बच्चे जो बेसिक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स हैं और वेस्टर्न थॉट्स हैं जिनका ऑनस्लॉट है उसका जवाब दे सकें, उसका मुकाबला कर सकें। और जैसा भाई ने कहा कि उसके बाद फिर अगर वो पढ़ते भी हैं हैरी पॉटर तो वो खुद काबिल होंगे इसके कि मजाक उड़ा सकें, हैरी पॉटर का रिव्यू लिख सकें, और उनको लगे कि ये क्या बात हो रही है, क्या मजाक खेज चीज चल रही है इसके अंदर, दिस इज लाइक रिडिकुलस, ठीक है। तो हमने उनको ऐसा बनाना और कुछ सर्वाइवल स्किल्स भी सिखाने। और ये सर्वाइवल स्किल्स उस जमाने में घुड़सवारी थी, उस जमाने में भी स्विमिंग थी, उस जमाने में तीरंदाजी थी, तो आज ये लाइफ स्किल्स हैं जो कि हमें बच्चों को सिखानी चाहिए। और आखिरी चीज जो है वो नफ्सिया है। और नफ्सिया क्या है, मैं ये जरा डिटेल वाली स्लाइड के जरिए बताता हूँ। जब हम बात कर रहे थे अकीदा की, तो मैं सिलेबस जो है ना उसके लिए दारुल अरकम के अंदर जो डिस्कशंस थी, जो वहाँ पे सिलेबस था वो सिलेबस होना चाहिए जिसके अंदर प्रूफ ऑफ अल्लाह, प्रूफ ऑफ मैसेजेस, ये चीजें डिस्कस हो रही थी, ठीक है। उनको हमने कंपटीशन कराना है, आखिरत के लिए वो कम्पीट करें और उनका विजन भी आखिरत के हवाले से हो, ये हमने उनको बताना है। और हमें उनके वालदैन को, उनके फादर को, उनकी वालदा को अब्रेस्ट होना चाहिए विद ऑल दी डोमिनेंट सेक्युलर एंड लिबरल थॉट्स, ताकि हम उनको वो डिनाई करके दे सकते हैं, उनको समझ में आए कि उनके अंदर मसला क्या है। कितने लोग होंगे जो कि आज अपने बच्चे को बिठा के ये समझा सकते हैं कि ये बिल इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं और इसका सोल्यूशन क्या है। और वाकई इसका सोल्यूशन ये तो नहीं है ना कि बिजली सस्ती कर दी जाए, गवर्नमेंट नहीं दे सकती है सब्सिडी, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, लेकिन हम इस जगह तक पहुंचे क्यों? व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम अबाउट, एंड व्हाट इज द इस्लामिक अल्टरनेटिव? वी नीड टू बी दैट पर्सन। ये हमारा काम है, एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट। ये ऐसा नहीं है कि इसके लिए 20 साल दीन पढ़ने की जरूरत है। रियली यू अटेंड दिस ऑनलाइन कोर्स एंड इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू दैट। तो सेल्फ एस्टीम के ऊपर एक डिस्कशन है, अब बस वक्त की कमी की वजह से मैं नहीं रख रहा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, इसकी डिटेल डिस्कशन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये भी, लेकिन मैं अब ये नहीं रख रहा। बस मैं एक बात बता दूं, और वो ये है कि हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एस्टीम और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एस्टीम को मैंने बड़ा डिटेल में एनालाइज किया विद मैनी रेफरेंसेस फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट, और एक बड़ा फर्क है, वो वैल्यू करते हैं, वो वैल्यू एसोसिएट करते हैं अपनी कीमत लगाते वक्त भी, अपनी कीमत, अपने आप को अपनी प्राइस लगाते वक्त भी, विद थिंग्स जो कि एक दुनियावी हैं सिर्फ, दैट्स इट। तो इक्वल टू के बाद यहाँ पे उनके लिए जीरो है। और दूसरा, वो वैल्यू करते हैं उन चीजों को जिनके हासिल करने में असल में उनका कोई कमाल नहीं। तो आपकी लीनियज में आपका कोई कमाल नहीं है, आपकी रंगत में आपका कोई कमाल नहीं है, आपके कद बुद में आपका कोई कमाल नहीं है, और हम तो ये बिलीव करते हैं कि आपके रिस्क में भी आपका कोई कमाल नहीं। यू विल जस्ट उनके हिसाब से लकी, हमारे हिसाब से अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह ने आपको देना था, और आप समझते हैं कि मतलब वाकई
कोई भी लोग कहते हैं मैं सेल्फ मेड हूँ, मुझे भी बड़ा शौक था एक वक्त तक कहने का सेल्फ मेड हूँ, फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं यार मैं तो जर्मनी में पैदा हुआ, सेल्फ मेड का क्या कमाल, तो जर्मन लैंग्वेज मुझे वैसी आती थी, वालदैन मेरे उस वक्त उधर थे, पढ़े लिखे मेरे वालदैन थे, फिर उसके बाद मुझे मौका मिला, जाहिर है कि स्कूल और उसमें वालदैन पढ़े लिखे होने की वजह से, एक्सपोजर होने की वजह से कारकर्दगी अच्छी रही, फिर इंजीनियरिंग के लिए मैं दोबारा बाहर चला गया, फिर उसी मुल्क चला गया वहां जान, मतलब क्या सेल्फ मेड, सो मेनी थिंग्स, सो मेनी अपॉर्चुनिटीज जो कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जरा से ऐसे ऐसे कर देते तो वो हमें नहीं मिलनी थी जो कि हमें मिली, वी शुड बी एक्चुअली थैंकफुल। तो हमें जो कुछ मिला है हम उसको ब्लेसिंग्स के तौर पे देखते हैं, और फिर एक और फर्क हमारा और उनका, वो जो उनके लॉसेस है उनको लॉसेस देखते हैं, हम अपने लॉसेस को एज टेस्ट देखते हैं, जिसकी वजह से हम इसको रेड नहीं करते, ग्रीन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि ये टेस्ट भी हमें फायदे देगा, और अगर दुनिया में नहीं फायदा दे रहा तो कम से कम आखिरत में फायदा देगा, तो हमें खुशी होती है कि चलो यार अल्लाह ने इम्तिहान लिया, मैं अल्लाह के करीब हूँ, अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं जो है ना इस बोझ को बर्दाश्त कर सकूंगा, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, तो मुझ पे अगर ये बोझ डाला तो मेरे अंदर तो इसकी बर्दाश्त करने की इस्तिताअत थी। ठीक है, तो ये डिस्कशन हम करते हैं उसमें। और अब जो है ना आखिरी चीज आ जाती है अकलिया के बाद आ जाती है नफ्सिया की, और नफ्सिया पे मैं समझाने के लिए पहले एक क्विक छोटी सी आपके साथ डिस्कशन, और वो डिस्कशन जो है एक सवाल की सूरत में, और वो मैं ये पूछ रहा हूँ बड़ा अजीब सा सवाल, आपके ख्याल में ड्राइविंग सीखना मुश्किल क्यों? मैं भी देख लूँ कि क्या लिखा है जी। एक जवाब हो सकता है, तो पीपल फॉरगेट द रूल्स, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, कार्स आर कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स, इट्स ओनली वुमेन हु टेक टाइम। तो ये थोड़ा सा मिसोजिनिस्टिक भी, लेकिन ये है कि क्योंकि लोग इसमें कुछ बिलीव करते हैं, तो व्हाट इज दी, व्हाई इज ड्राइविंग डिफिकल्ट टू लर्न? ये गलत जवाब है, बाय द वे मैं देता हूँ, ये आप लोगों के नहीं है। सॉरी, इसमें मैंने, तो ये जो जवाब है आप लोगों का, ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही है, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। तो मैं जरा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, और वो ये कि देखिए आप सब जानते हैं ड्राइविंग सीखने में, जो थ्योरी सीखने में आपको हार्डली घंटा लगता होगा, आपको किसी ने बता दिया कि ये गियर, और आपको भूलता भी नहीं है, आप सोचते हैं अच्छा गियर पहला ये, हाँ ठीक है, ब्रेक ये वाली है, एक्सीलरेटर ये है, क्लच, आपको नहीं इससे ज्यादा टाइम है। लेकिन जब आप बैठते हैं गाड़ी में चलाने के लिए, दिक्कत होती है ना, और वो एक दिन नहीं होती, एक हफ्ता नहीं होती, कभी कभी महीना, कभी कभी 2 महीने को दिक्कत रहती है। और फिर इसके बाद एक टाइम आता है कि आप ड्राइविंग के साथ साथ फोन पे बात भी करते हैं, आप जो है ना मोबाइल और आप रेडियो को भी ऑपरेट कर रहे होते हैं, साथ बैठे हुए किसी बच्चे को डांट भी रहे होते हैं, और शायद एक हाथ से बर्गर भी खा रहे होते हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? दिस एक्चुअली एक्सप्लेन्स यू द डिफरेंस बिटवीन अकलिया एंड नफ्सिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। अकलिया इज द डेटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको जो बता दिया राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ये अकलिया है। आपका एक डेटाबेस बन गया राइट का, रॉन्ग का। क्विक क्वेश्चन, आपके डेटाबेस में सुअर का गोश्त राइट में पड़ा है, रॉन्ग में पड़ा है? रॉन्ग में पड़ा है। और सूद कहां पे पड़ा है, राइट में या रॉन्ग में? रॉन्ग में पड़ा है। किसी की भी सूद, लेकिन सुअर का गोश्त सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई खाए। सूद के मामले में क्या ख्याल है? 75% पाकिस्तान मुलविस होगा सूद में, बैंकों में वगैरह वगैरह इस तरीके से। 75 नहीं तो 50% होगा। ठीक है, वाई? एक तरफ एक भी नहीं है, इनडायरेक्टली तो सारे हैं, इनडायरेक्टली तो सारे हैं। वो रसूल की हदीस भी है, एक वक्त आएगा जब सूद की गुबार जो है, गर्भ गुबार सबके ऊपर पड़ी होगी, बिल्कुल सही। लेकिन डायरेक्टली भी बहुत बड़ा नंबर है ना लोगों का। वाई? व्हाट्स द डिफरेंस? हालांकि कहां पड़ा हुआ था, दोनों केस में रॉन्ग में पड़ा हुआ था। इसकी जो पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये, जो हमने डेवलप किया समहाउ कल्चरली, पेरेंटिंग के जरिए, माशरे के जरिए, सुअर के हवाले से, वही अगर हम सूद के हवाले से कर लें, हमारी पेरेंटिंग सक्सेसफुल होगी कि बच्चे को हराम चीज बुरी लगने लग जाए, उसके नफ्सिया, उसकी इंक्लिनेशन बन जाए कि इससे दूर रहना। दैट्स द बिग गोल, बहुत बड़ा गोल है कि आप अपने बच्चे की इंक्लिनेशन शेप कर रहे हैं। आप सोचें फिर से थोड़ी देर के लिए, आप सोचें कि आपने एक अच्छा ऐसा बच्चा रेस कर लिया है जो कि सचमुच सुबह फजर मिस करके खफा बैठा हो, आपको नहीं जगाने की जरूरत, वो आपको बता रहा है कि आपको पता है आज क्या हुआ, बाहर मुल्क में है कहीं, आपको फोन करके बता आज पता है क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? फजर में सो गए।
आप उसे कह रही खैर है बेटा, तुमने तो अलार्म लगाया होगा। हाँ मैंने अलार्म लगाया था, लेकिन मुझे लगता है मेरी भी गलती है। क्या गलती है? मैं रात को लेट सोया था, वगैरह वगैरह। दिस इज डेवलपिंग द इंक्लिनेशंस। ये वो चीज है जिसकी बात। और अब हम आते हैं ये डेवलप कैसे होती है, तो ये आपको अगेन इस मिसाल से समझ आएगी। देखें, जिस वक्त आप नए नए ड्राइवर होते हैं आप बहुत सी गलतियां करते हैं। उसी तरह आप जो है ना वो सूद और सुअर को मिक्स कर रहे हैं, सूद के मामले में आप गलत जवाब ला रहे हैं। क्यों? आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई सामने आ गया, व्हाट डू यू नीड टू डू? यू नीड टू थिंक। आप सोचते हैं, आप डेटाबेस में जाते हैं, फेच करते हैं कि अच्छा जी एक्सेलेरेटर यहाँ था, ब्रेक कहाँ है, ब्रेक यहाँ है, दबाओ। और इस सारे प्रोसेस में या टाइम गुजर गया होता है और या आप गलत दबा देते, आप उल्टा एक्सेलेरेटर दबा देते हैं और गाड़ी और तेज हो जाती है। दिस इज व्हाट हैपेंस, दैट्स व्हाई इट्स डिफिकल्ट। या आपसे गाड़ी बंद हो जाती है, या क्लच दबाना भूल जाते हैं, सिर्फ ब्रेक दबाते हैं, गाड़ी, थिंग्स लाइक दैट। ये सब हो रहा होता है। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू कंटिन्यूअसली रेफर बैक टू द डेटाबेस। यही चीज हमारे साथ होती है। हर नमाज, हर अजान के साथ हमें अपने आप को दोबारा कन्विंस करना पड़ता है, ओ अल्लाह के बंदे, ये फर्ज है, अल्लाह गुनाह दे। लेकिन जब ये नफ्सिया बन जाता है तो ऑटोमेटिकली अजान, जिस वक्त इस वक्त हम सारे थोड़े बेताब है और मेरे ऊपर भी टेंशन है क्योंकि टाइम हो चुका है, बस ये चीज है। वंस तो ये हमने डेवलप करना है, और ये हमारा आखिरी मॉड्यूल जो है ना वो नफ्सिया के ऊपर वो करता है। तो टू गिव यू रीकैप, जो चीज हमने डिस्कस की, ठीक है। और पायस चिल्ड्रन जो है वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है दोनों के लिए, दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए। यू आर गोइंग टू एंजॉय योर लाइफ जब आपको पायस बच्चे, जब आपको ओबीडिएंट बच्चे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वो फ्रेमवर्क है और ये उसके मॉड्यूल्स हैं, जिसके 10 मॉड्यूल्स हैं। पहला जो है वो इसी चीज के ऊपर हम डिटेल में जाएंगे कि पेरेंटिंग फ्रेमवर्क की जरूरत क्या है और इसमें क्या यूनिक है। दूसरा कि हमारी वाई क्या है। ये 2 मॉड्यूल्स जो ऑनलाइन कोर्स में पढ़ा रहा हूँ उसमें हमने कर लिए हैं, लेकिन मैं इनका एक मेकअप सेशन रखने वाला हूं, या जुम्मे को या हफ्ते को, और हफ्ते ही की शाम को फिर हम तीसरे मॉड्यूल से शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई शामिल होना चाहता है तो उस सेशन में जरूर शामिल हो जाए, फिर सैटरडे से हमें ज्वाइन कर ले, और फिर उसके बाद हम हर हफ्ते एक वो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आंसर मेरे ख्याल में नमाज के बाद फिर कर लेते हैं, अगर किसी को जल्दी नहीं है तो। और नमाज के बाद आप आए तो फिर आप इसको स्कैन करके अगर चाहें तो उस कोर्स का हिस्सा अगर बनना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, और उसको ज्वाइन करने से फिर आपको जो लिंक होगा क्लास का, MS टीम्स का लिंक, क्योंकि वो ऑनलाइन होती है, वैसे तो फिजिकल भी होती है अल-फलाह मंजिल में, यहीं का जो सिस्टर इंस्टीट्यूट है E11 में, लेकिन ज़ाहिर है E11 आना अगर यहाँ कोई रहता है तो उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। तो जज़ाकल्लाह खैर, लेट्स प्रे और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह सवाल लेंगे।